Yes, good evening to all of you friends. We start class at 9 p.m. Few more seconds to go. Alright friends, so now at 9 p.m. we start this class. My first question is, can you hear me? देख सकते हैं, सुन सकते हैं, true false note करें. शमील, अमर, रोहित, प्रियम, प्रशांत, स्वाति, अग्रवाल, लक्ष्य, मुक्तांश, नंदन, डांस, मूव फॉरवर्ड. बॉडी वीडियो में कुछ भी जो तो कंट्रोल या कंट्रोल सेट प्रेस करें, क्रोम ब्राउज़र यूज करो, एडवांस डिसेबल करो, इनकॉग्निटो मोड में लॉगिन करो. मोबाइल से देख रहे हैं, मेक श्योर इंटरनेट की स्पीड सही है, देन वर्क. क्लास में जो भी डाउट है, अपने से ले दो. क्लास में बाद गूगल फॉर्म से पूछ लीजिए. लिंक चैट बॉक्स के अंदर फर्स्ट लिंक है. बाकी और भी कौन सा लिंक होता है और वो सब हैंडआउट कैसे डाउनलोड करते हैं, ये सब मैं गूगल के लेक्चर में बता चुका हूं, देख के आप आइए. ये जो पिलर 1 सी शेयर मार्केट है, इसके दो हैंडआउट है. पहला हैंडआउट कंप्लीट कर दिया हमने और उसकी कल रात टेस्ट थी और अभी हम लोग सेकंड हैंडआउट के अंदर अटके हैं. तो शनिवार को क्लास नहीं थी. पिलर 1 C1 बॉन्ड का हैंडआउट का टेस्ट था. तो जैसा कि उम्मीद रहती है हमेशा कि मान लीजिए पहले टेस्ट में 3000 लोग थे, मान लीजिए असल में इतने ही थे, ये गिरते गिरते बॉन्ड तक हम पहुंचते कितने हो गए, 642, मतलब 78% ड्रॉप. तो आपका कंपटीशन कम हो रहा है, मतलब चिंता नहीं करनी है, ये असल में खुशी की बात होनी चाहिए. ये लोग तो नहीं, अब तो दो जात के लोग होते हैं, आप जानते हैं, टॉपर बनते हैं और तजुर्बा लेते हैं. खैर, आखिर तक जो बचे लास्ट में स्टैंडिंग जैसा ही है. कोई भी इंडस्ट्री, मतलब सिर्फ यूपीएससी की बात नहीं है, चाहे बिजनेस लेके बैठे, यूट्यूब चैनल लेके बैठे, लास्ट में स्टैंडिंग वाली बात है. मैंने 10-12 साल पहले यूट्यूब चालू किया, बीच में बहुत सारे लोग आए गए, मैंने छोड़ा नहीं, तो चल रहा है. कुछ लोग कैसा है कि नहीं, अभी मजा नहीं आ रहा है, व्यूज नहीं आ रहा है, बंद कर देते हैं, तो फिर वो उनका करियर भी बंद हो गया. एनीवेज, टेस्ट जो था उसमें 45 क्वेश्चन थे. अब आप समझिए पिलर 1 सी वो एक इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर बन चुका है कि मान लीजिए पूरे पिलर 1 से 7 सवाल आ रहे हैं, तो 4-5 इसी में से निकल रहे हैं, तो आपको रटना तो पड़ेगा. तो कम से कम 30 तो करेक्ट होने चाहिए, मतलब 60 मार्क होने चाहिए. जिनके 60 बहुत बधाई. बेन रेणुका, वान, अंबिका, शुभम, अनुराधा, विनुता, सोनू, उमा, दीक्षा, अंकित, मानव, जयन, जयंक, अभिषेक कुंवर, आसमा, पूंजा, अजय, श्रीकार और ऊपर और भी जिन्होंने और अच्छे मार्क्स हासिल किए, सबको बधाई. अभी नोट में लेके बैठना, क्योंकि बहुत कुछ है इसमें, एक लाइन का आते रहेगा, कुछ पीवाई हम सॉल्व करेंगे. लेकिन देखिए आज हमको समझना है शेयर बाजार काम कैसे करता है, ये आज का मेन टॉपिक है. देखिए शेयर्स में क्या होता है कि जब प्रॉफिट करेगी कंपनी तो आपको डिविडेंड मिलता है. अब एक फार्मा कंपनी है सनोफी, 2018 में इसका एक शेयर 4700 में मिलता था और प्रॉफिट में से डिविडेंड वो आपको दे रहे थे 70 रुपीज. अब परसेंटेज निकालो तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पे 1.4% प्रॉफिट हो रहा है, जिसको डिविडेंड यील्ड भी कहा जाता है. अगले साल भाव बढ़ के हो गया 5000, डिविडेंड इन्होंने दिया 80 रुपीज, तो मतलब डिविडेंड यील्ड कितना 1.5. फिर आया कोरोना. कोरोना के अंदर स्वाभाविक है सब इन्वेस्टर लगे कि भाई फार्मा इंडस्ट्री में बहुत तेजी आएगी, दवाइयां बनेगी, तो इसका भाव बढ़ते बढ़ते हो गया 6500 और इसकी दवाइयां बिकी भी ज्यादा, प्रॉफिट भी अच्छा हुआ, तो इसने डिविडेंड भी दिया 350 रुपए. तो इधर आप गिने तो आपका डिविडेंड यील्ड हो गया 5.4%. वो अच्छी बात है, क्योंकि इसी जमाने में बैंक वाले आपको सेविंग अकाउंट में मुश्किल से 4% दे रहे थे, तो ये उससे ज्यादा दे रहा था. उसके बाद 2021 तक कोरोना कम हो जाएगा, तो स्वाभाविक है इसका प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाएगा, तो 350 की जगह 330 रुपीज ही इसने डिविडेंड दिया. लेकिन पब्लिक को क्या अभी ऐसा लगा था नहीं फार्मा और ऊपर जाएगा, तो दे दनादन वो उसके शेयर्स दूसरे लोगों से मोटे मोटे भाव पे खरीद रहे थे, तो भाव बढ़ के हो गया 7500. तो यील्ड फिर कैसे हो गया अराउंड 4.4%. फिर भी सेविंग अकाउंट के मुकाबले तो अच्छा ही दे रहा था. और सेविंग अकाउंट में 4% भी ज्यादा बोल गया. उस जमाने में सेविंग अकाउंट में मुश्किल से 2.75% ब्याज मिलता था. तो आप समझिए जो पैसा है शेयर बाजार में मूव कैसे करता है कि 2019 से लेके 21 तक फार्मा कंपनियों की तरफ मूव करेगा. उसके बाद 2022 तक हम पहुंचेंगे, कोरोना कंट्रोल में आ गया, तो फार्मा कंपनियां प्रॉफिट कम करेंगी, डिविडेंड आपको कम देंगी. तो फिर इन्वेस्टर सोचेंगे कि अभी मैं पीवीआर सिनेमा में पैसा लगाता हूं, उसके भी शेयर्स मिलते हैं बाजार में आपको, और बढ़ भी गए थे कोरोना के बाद. कि देखो लॉकडाउन हो रहा है, पब्लिक देर मूवी देखने जाएगी. और उसी वक्त आप याद करिए एनिमल से लेके जवान पठान ठीक ठाक सब बिजनेस भी हो रहा था, तो सबको लगा था सिनेमा में बहुत तेजी आएगी. तो धीरे धीरे सिनेमा, एयरलाइन, होटल के शेयर्स उसकी तरफ लोग पैसा मूव करेंगे, तो वो ऊपर चल जाएगा. तो ये सब ऊपर नीचे होते रहता है. अब इसे मैथमेटिकली हम कैसे नापेंगे? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ऐसे जब जो शेयर्स बिकते हैं सेकेंडरी मार्केट के नाम पे, तो वो लोग 30 कंपनियों का एवरेज निकालते हैं, मतलब होगी वहां पर 30,000 कंपनी, बट दे विल टेक एवरेज ऑफ 30 कंपनीज. तो आपको मिलता है इंडिकेटर सेंसेक्स. फिर वो बोलेंगे देखो आज 50,000 चला गया, कल 40,000 हो गया. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज उनका ऐसा इंडिकेटर है, वो 50 कंपनियों का एवरेज निकालते हैं, जिसको बोलते हैं निफ्टी. तो ये क्या है? सेकेंडरी मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज के इंडिकेटर है या इंडाइसिस है. देखिए एक होता है तो इंडेक्स है, बहुवचन है तो क्या होगा? इंडाइसिस. अभी काम कैसे करता है ये समझना है. एक कंपनी है एशियन पेंट्स, इसका भाव जनवरी में था 2700, 2023 में बढ़ के दिसंबर तक हो गया 3500, तो ये तो 30% ग्रो कर गया. तो क्या हम ये कह सकते हैं पूरा शेयर बाजार 30% ऊपर चला गया? जब नहीं, क्योंकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ऐसे तो 5000 कंपनियों के शेयर सेकेंडरी बाइंग सेलिंग होता है, तो हमें ज्यादा बड़ा सैंपल लेना होगा. आपके कोई नहीं, तो फिर ए फॉर एशियन पेंट्स, बी फॉर भारत पेट्रोलियम, सी फॉर कोल इंडिया, 3 कंपनियों के शेयर का एवरेज निकालते हैं, मतलब डिवाइड बाय 3, जो भी नंबर आए वो हो गया सेंसेक्स. लेकिन ये भी आपको क्लियर पिक्चर नहीं देगा. इसका कारण ये है कि जो एशियन पेंट्स है वो पूरे साल लोग नहीं खरीदते. पेंट का डब्बा भी पूरे साल नहीं खरीदते, दिवाली के पहले खरीदेंगे, और उसके शेयर्स भी ऐसे हैं कि वो एक खास समय पर ही उसकी तेजी आती है. अब देखिए ये शायद होगा अक्टूबर से दिसंबर में तेजी आ जाती है, फिर ये शायद जनवरी से मार्च होगा, तब तेजी आ जाती है. पूरा साल वो लोग नहीं खरीदते, इसको इन्वेस्ट नहीं करते इसमें. तो दिस 3 शेयर्स दे आर नॉट ट्रेडेड इन इक्वल फ्रीक्वेंसी. तो हमें वजन असाइन करना चाहिए, वेट असाइन करना चाहिए, जिसको हम कहते हैं वेट एवरेज फार्मूला. कि एशियन पेंट्स को मैं 1 टाइम्स वेट असाइन करूं, भारत पेट्रोलियम को 2 टाइम्स, कोल इंडिया को 3 टाइम्स, क्योंकि कोयले से बनती है बिजली, बिजली रोज चाहिए, और इस कारण से इसके शेयर में हमें ऐसा मान के चले कि अच्छी अच्छी प्रॉफिट होती होगी और ज्यादा इसको लोग बाय सेल करते होंगे. तो वजन कितना हुआ? 1 + 2 + 3, तो मुझे 6 से डिवाइड करना होगा. ये वेट एवरेज क्या होता है उसी सेट में आप देख लेना. तो ऐसा अगर मैं वेट एवरेज निकालूं तो उसे हम कहते हैं सेंसेक्स. यार ये तो 3 कंपनियों का मैंने बोला, असल में सेंसेक्स में 30 कंपनियां होती हैं, और उसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी है, उसमें 50 कंपनियों का वो एवरेज निकलता है. अब इसको भी थोड़ी और समझ आपको होनी चाहिए, खासकर आप बैंक या नाबार्ड और ये सब इंटरव्यू में जाएं तो फिर वो पूछते हैं अच्छा कैसे काम करता है. यूपीएससी इंटरव्यू में भी कुछ लोग क्या हॉबी में लिख देते हैं मुझे ये शेयर बाजार ऑब्जर्व करने का हॉबी है, फिर वो डिटेल में पूछना शुरू करते हैं. तो आपको समझ होनी चाहिए कैलकुलेट कैसे होता है. सबसे पहले मान लीजिए सिर्फ एक कंपनी थी किंगफिशर, और उसने अपने शेयर्स 1 लाख शेयर थे, उसमें से 30,000 शेयर्स उसके फाउंडर प्रमोटर माल्या ने खुद के पास रखे और 70,000 शेयर्स पब्लिक को बेच दिए, जिसको हम कहेंगे आईपीओ. तो ये जो पब्लिक के पास शेयर्स है हम उसका प्राइस मॉनिटर करते हैं, फाउंडर के पास जो है उसका नहीं, क्योंकि हम ये सोच के चलते हैं कि आदमी अपने शेयर रोज तो बेचेगा नहीं, तो ये क्या सोचता है करता है उसको एक तरफ रखो, बाकी पब्लिक क्या कर रही है उसको ऑब्जर्व करो. तो पब्लिक के पास 70,000 शेयर है, और मान लीजिए जब इशू है तो भाव इसका था 10-10 रुपए का एक शेयर, तो 7 लाख रुपए का इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन था 1979 में. 79 में कंपनी नहीं थी, पर 79 से सेंसेक्स गिनने की शुरुआत हुई, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं.
तो 79 में फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या था, 10 रुपए का एक शेयर है, 70,000 शेयर थे तो 7 लाख रुपए का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन था। अब आप 2020 तक जाएंगे तो पब्लिक का एविएशन इंडस्ट्री पर विश्वास बढ़ेगा, देर ना दिन वो उसके शेयर खरीदना शुरू करेंगे। तो आपको 20 में तो कोरोना आ गया, लेकिन समझो कि कोरोना नहीं था। तो अभी एक शेयर का भाव सेकेंडरी मार्केट में लोग एक दूसरे के साथ जो बाय सेल करते हैं ऊपर होते होते 2000 रुपए का हो जाए, और शेयर तो अभी भी 70,000 है, तो 2000 रुपए का एक शेयर है, 70,000 शेयर है, तो प्राइस इंटू क्वांटिटी इक्वल वैल्यू 14 करोड़ रुपए का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन हुआ। बस तो फिर आपको इसमें से निकालना होता है रेशियो कि प्रेजेंटली कितना है 14 करोड़, बेस ईयर में कितना था 7 लाख टाइम्स 100 तो जावे 20,000। तो हम कहें आज सेंसेक्स या शेयर बाजार 20,000 पॉइंट पर है, कल 30,000 हो जाए तो हम क्या कहें आज शेयर बाजार 10,000 पॉइंट ऊपर गया, परसों 600 पॉइंट गिर जाए तो हम 600 पॉइंट गिर गया। तो ये है सेंसेक्स, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसिटिव इंडेक्स यानी बीएसई सेंसेक्स। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज समझो अमेज़न फ्लिपकार्ट जैसी एक दुकान है जहां शेयर्स का बाइंग सेलिंग होता है और उसका एवरेज प्राइस क्या चल रहा है या एवरेज क्या मूवमेंट चल रही है उसके साथ जुड़ा इंडेक्स दैट इज सेंसेक्स। अब ये तो एक कंपनी का मैंने आपको बोला, असल में 30 कंपनियां हैं और वो उसको वेट भी असाइन करते हैं, तो फॉर्मूला मैं बता रहा हूं उससे अलग होगी कि 2a+3b डिवाइड बाय 5 ऐसा कुछ होगा। ये 30 कंपनियां जो हैं कौन सी हैं, कोल इंडिया, भारत पेट्रोलियम, एशियन पेंट्स। तो किसने डिसाइड किया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक इंडेक्स है, उसमें ऑफिसर होते हैं वो डिसाइड करते हैं। कुछ साल बाद हो सकता है कोई कंपनी बर्बाद हो जाए तो उसको निकाल देंगे, कोई नई उभरती कंपनी है उसको ऐड करेंगे, तो ये चेंज भी हो सकती है स्टॉक कंपनीज। तो ऐसा बीएसई सेंसेक्स का 30 कंपनियां हैं। निफ्टी मतलब एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वो समझो फ्लिपकार्ट है, तो उसमें एवरेज क्या मूवमेंट चले तो उसको 50 कंपनी का एवरेज निकाल के इंडिकेटर बनाते हैं निफ्टी। दोनों के अंदर ही कुल मिला के वेट एवरेज है कि 3+2b+1c डिवाइड बाय 6 बोल के जो भी 30-50 कंपनियों का एवरेज है वो। अब प्रश्न कि ये ऊपर कब जाएगा नीचे कब जाएगा। देखिए बाजार में दो जात के इन्वेस्टर होते हैं, एक होते हैं बुल, उनको लगता है कि मार्केट में जो कंपनियां हैं वो और प्रॉफिट करेंगी, तो जो 100 रुपए का शेयर है कल 150 का हो जाएगा, परसों 300 का हो जाएगा, तो मैं अभी खरीद लेता हूं क्योंकि मुझे लगता है ये और ऊपर जाने वाला है। ऑन द अदर हैंड बियर मतलब वो क्या है, वो थोड़ा नेगेटिव या पैसे उसका माइंड हो गया है कि ना ये सब ट्रंप ने इतना 50% टैक्स लगा दिया है तो अपनी टाटा मोटर्स अब नहीं बिकेगी, तो इसका 100 रुपए का शेयर जो है 70 गिर के 30 हो जाएगा, तो मैं 70 पे निकल लेता हूं वरना 30 पे मेरा और लॉस हो जाएगा। तो दैट इज बियर। तो बुल क्या अपना सर ऐसे अपने जो हॉर्न्स हैं उससे ऐसा ऊपर किसी को उठा देगा, और भालू क्या वो हाथ ऐसा पंजा मार के दबा देगा। तो बियर जब एक्टिव होता है मार्केट नीचे जाता है, बुल जब एक्टिव होता है मार्केट ऊपर जाता है। हालांकि एक ही आदमी अलग अलग कंपनियों के लिए एक के लिए उसका बुलिश सेंटीमेंट हो सकता है, दूसरे के लिए उसका बियर सेंटीमेंट हो सकता है, दैट इज आल्सो पॉसिबल। तो अभी शेयर बाजार ऊपर कब जाएगा, जब बुल मेंटालिटी लोगों में ज्यादा प्रबल हो जाएगी कि फॉर एग्जांपल आरबीआई सॉफ्ट या इजी मनी पॉलिसी मतलब सीआरआर कम कर दे, रेपो कम कर दे, तो लोन सस्ते हो जाएंगे, तो मैं सोचूं कि कार बहुत ज्यादा बिकेंगी तो टाटा मोटर्स का मुनाफा बढ़ेगा तो मैं टाटा के शेयर खरीदता हूं। तो देखना इस प्रकार से जब लोग ज्यादा भाव पे सेकेंडरी मार्केट में शेयर खरीदना चालू करेंगे इट विल गो अप। उसी तरह भारत सरकार बजट में इनकम टैक्स थोड़ा कम कर दे कि मान लो पहले 7 लाख रुपए के नीचे तक किसी को इनकम टैक्स नहीं बनना था, लेटेस्ट बजट में बोला 12 लाख रुपए तक कमाए कोई इनकम टैक्स नहीं बनना, तो फिर मैं सोचूं कि पब्लिक का बहुत सारा इनकम टैक्स करीब 60,000 रुपए बच जाएगा, तो उससे वो नया टीवी मोबाइल खरीदेंगे, तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों के शेयर खरीदता हूं क्योंकि उसमें से मुझे अच्छा डिविडेंड आ सकता है, तो यस देन इट विल गो अप। तो अपोजिट इज आल्सो ट्रू कि अगर आरबीआई टाइट मनी पॉलिसी परसू करे, लोन महंगे करा दे, तो लोग शेयर्स कम खरीदेंगे, बेच के भाग जाएंगे कि ये कंपनी का प्रॉफिट कम होने वाला है। उसी तरह भारत सरकार बजट में टैक्स बढ़ा दे तो भी पब्लिक ये सोचे कि अब ये इलेक्ट्रॉनिक्स कंज्यूमर अप्लायंसेस का धंधा कम होगा तो इसके शेयर्स नहीं खरीदने, पैसा निकालो अपना और बॉन्ड्स या गोल्ड खरीद लेते हैं या प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। तो इसी लॉजिक पर आगे जब भी देश में शांति है, खुशहाली है, तरक्की है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, बाजार ऊपर जाता है क्योंकि पब्लिक शॉपिंग ज्यादा करने वाली है। वॉर, रिसेशन मतलब मंदी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, प्रोटेक्शनिज्म मतलब ये जो ट्रम्प कर रहा है कि भारत की चीजों पे 50% टैक्स, ऑयल प्राइस में अस्थिरता, ये सब होता है। इन्वेस्टर सोचते नहीं अभी पब्लिक का शॉपिंग कम होगा, कंपनी का प्रॉफिट कम, तो हमें निकल जाना चाहिए शेयर बाजार से। जब भारत सरकार किसी सेक्टर में एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की लिमिट बढ़ा दे कि मान लीजिए इंश्योरेंस कंपनी में विदेशी लोग 74% शेयर खरीद सकते थे, बाद में बढ़ा के बोला 100%, तो लोग सोचे कि आप ये जो फॉरेनर्स आएंगे हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो इंश्योरेंस सेक्टर और ग्रो करेगा, तो ये एलआईसी के शेयर जो सेकेंडरी मार्केट में मिलने में और उसमें देर इन्वेस्टमेंट करता। कंपनियों के मर्जर एक्विजिशन, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होना, कोई कंपनी का लैंड एनवायरमेंट क्लियरेंस आ जाना, तो यस बढ़ेगा। उल्टा भी सही है, कोई कंपनी का सीईओ एमडी अरेस्ट हो जाए, उसके खिलाफ आरोप लगे, एफआईआर हो जाए, कोर्ट किसी कंपनी को जुर्माना लगा दे, तो गिर भी सकता है। विसल ब्लोअर मतलब क्या, जो व्यक्ति आपकी कंपनी में काम करता है लेकिन फिर वो चुगली कर देगा सरकार को कि यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है। तो इन्फोसिस में ऐसा एक विसल ब्लोअर था, उसने कहा इन्फोसिस का असल में बहुत प्रॉफिट है नहीं, ये लोग आंकड़े बड़ा चढ़ाकर दिखाते हैं और एथिकल प्रैक्टिस टू बूस्ट नंबर, तो जो इन्वेस्टर है वो क्या इन्फोसिस इसका कोई डिविडेंड आने वाला नहीं है तो ऐसे हवा बना रहे थे, तो मार्केट गिर जाएगा वगैरह वगैरह। यस बैंक के अंदर भी आरबीआई ने उसमें कांड हो गया, फिर सब सजा की तो उसका भी 40% भाव गिर गया एंड सो ऑन। अब याद करें बॉन्ड डील का कंसेप्ट क्या था कि मैं 100 रुपए में बॉन्ड खरीदूं और 8 का ब्याज मिला तो 8% डील है, और फिर मैं उसको 90 रुपए में जेठालाल को बेच के निकल लूं, तो जेठा ने 90 में खरीदा उसको सरकार 8% ही ब्याज देगी लेकिन उसका यील्ड होगा 20%। तो इस प्रकार से यील्ड जब बॉन्ड के चेंज होते हैं तो जिन लोगों ने शेयर्स खरीदे कि मान लो सनोफी को हम याद करें, सनोफी का क्या यील्ड चल रहा था 4 से 5%, तो आदमी सोचे इससे अच्छा मैं बॉन्ड में चला जाता हूं। आपको इतना बड़ा कभी यील्ड होता नहीं है तो समझाने की बात है, बॉन्ड का यील्ड कैसा होगा कि वो 6 से बढ़ के 6.25 हुआ होगा, तो सोचे मैं उधर भाग जाता हूं। तो ऐसी सिचुएशन में भी जिसने भारत के शेयर खरीदे हैं वो अमेरिका के बॉन्ड या यूरोप के बॉन्ड खरीदने के लिए यील्ड चेंज हो गया है, फॉरेनर्स भाग सकते हैं। अब वो भागेंगे तो स्वाभाविक पैसा निकाल के भागेंगे तो अपना बाजार गिर जाएगा, क्योंकि समझो बुल जो है वो क्या उसको घास खिलानी पड़ती है, तो उसको और पैसा मिलते रहना चाहिए तभी वो मार्केट को ऊपर ले जा सकता है कि मैंने 100 में खरीदा आप 200 में खरीदो, तीसरा 300 में खरीदे, तभी ऊपर जाएगा। लोग भागना शुरू करेंगे, मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो मार्केट गिर जाएगा। अब इसके अंदर ये सब बॉन्ड डील और उसमें एक हद से ज्यादा नहीं जाना है, सिंपल लिंकेज समझ लिया वो काफी है। आईपीओ बबल, ये पेटीएम का आईपीओ आया तो प्राइमरी मार्केट में पहली बार शेयर इशू किया हुआ तो उसका तो 2-3 हजार भाव था, फिर गिरते गिरते 700 तक हो गया, अभी ठीक है वापस कुछ रिकवर हुआ होगा, तो अप डाउन होते रहता है। ये गुब्बारा क्या है वो सब हम इसमें पढ़ेंगे, प्रीलिम में उसका उपयोग कम है। शेयर बाजार अगर हम ये कहें कि पिछले साल के मुकाबले इस बार मान लो 20% बढ़ गया है, तो क्या शेयर बाजार में हर एक आदमी जिसने 100 रुपए लगाए थे उसके पास अभी 120 है जावे नहीं? ऐसा क्यों? वो तो ऐसी बात यूपीएससी का रिजल्ट आया, 1000 लोग सिलेक्ट हुए तो सब लोग तो सिलेक्ट नहीं हुए, यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। देखिए प्राइमरी मार्केट में पेटीएम का जब आईपीओ मैंने खरीदा 2150 में, फिर जब सेकेंडरी मार्केट में वो दूसरे लोग एक दूसरे को बेचने लगे तो उसका भाव गिर के 1950 हुआ, मतलब 9% लॉस गिर गया। अब लोग क्या करते हैं जिन्होंने आईपीओ के हाथ में आया शेयर, वही सोचेंगे नहीं हम लॉस में नुकसान में क्यों बेचेंगे, हम ये शेयर अपने छाती पे बांध के रखते हैं, कभी तो कोई जादू होगा, ईश्वरीय चमत्कार होगा तो ये वापस बढ़ जाएगा, हमें 36% का प्रॉफिट हो जाएगा जो होना है नहीं। फिर 2024 तक हम पहुंचे तो गिर के और हो गया 620, तो मतलब अब कितने आप लॉस पे 71%। कैंसर जैसा है ये,
धीरे धीरे होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, कैसा पहले ऐसा होगा फिर अचानक से ऐसा बढ़ जाएगा, तब उनको लगता है भाई पहले निकल लेता तो अच्छा होता। इसे क्या कहेंगे आप? डिस्पोजिशन इफेक्ट। डिस्पोजिशन इफेक्ट कि आदमी जो लॉस है उसको लेके रहता है, हारे हुए जुआरी की तरह वो सोचता है, जबकि उसको निकल लेना चाहिए। ऑन दी अदर हैंड जोमेटो का आईपीओ आया, उसका 76 रुपए का प्राइमरी मार्केट में शेयर निकला था, फिर सेकेंडरी मार्केट में 2021 तक बढ़ के हो गया 116। मान लीजिए मेरे पास वो शेयर हो तो मैं क्या सोचूं, मैं तो 52% प्रॉफिट पे हूं, तो रहा नहीं जाता, मुझे अभी के अभी इसको बेच देना पड़ेगा। तो मैं वेट नहीं करूंगा, धीरज नहीं दिखाऊंगा, और मैं तो निकल लिया तो मुझे पूरा मुनाफा नहीं मिला है, क्योंकि 2024 तक हम पहुंचे तो इसी जोमेटो को प्राइस हो गया 260, तो मैंने 76 पे लिया होता तो 242% प्रॉफिट होता। और इतना तो मैं समझो बीच में एग्जिट कर लिया तो कोई 2-3 साल में कोई और इंस्ट्रूमेंट ऐसा नहीं होगा सिवाय के बिटकॉइन जो इतना बड़ा प्रॉफिट दे दे, तो फिर मुझे अफसोस हो भाई रुक जाता तो अच्छा होता। ये ऐसा है कि 2024 का पेपर वो बहुत टफ था, उसके मुकाबले 25 का इजी था, या मेरे ख्याल से 23 का टफ था, उसके मुकाबले 24 इजी था। तो कुछ लोग ऐसा कि एक बार इतना टफ पेपर है तो छोड़ दें कि अब देना नहीं यूपीएससी, फिर अगले साल यार ये तो बहुत आसान था, मैं देता मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो जाता, ऐसी बात है। तो इसके साथ जुड़ा कंसेप्ट, ये जो पूरी साइकोलॉजी है, अपने लॉसेस को आप पकड़ के रखते हैं, प्रॉफिट होता है तुरंत निकल जाते हैं, वेट नहीं करते, इसको कहा जाता है डिस्पोजिशन इफेक्ट, और इस कारण से इन्वेस्टर मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं बना पाते। ऐसा सेबी ने बोला, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे ने बोला, इसलिए हमें वन लाइन में ये याद रखना है, क्योंकि कुछ बार वो उठा के पूछते हैं। मिलते जुलते एक दो लाइन हम समझ लेते हैं। एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, वो ऐसा कहता है कि यू कैन नॉट बीट द मार्केट। आप अगर ऐसा सोचते हैं मुझे कोई गुप्त टिप मिल जाएगी और मैं ऐसा शेयर राइट प्राइस पे खरीद लूंगा कि बाकी सब लोग को नहीं मिलेगा, उतना ज्यादा मुझे प्रॉफिट मिल जाए, संभव नहीं है, क्योंकि जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उनके पास सारी अंदर बाहर की जानकारी रहती है, और वो बड़ी बड़ी शार्क और वेल मछलियां हैं। आपके 10-20 या 10-20 हजार रुपए के शेयर खरीदने से कुछ नहीं होता, जो करोड़ का माल वो घुमा रहे, तो आप एवरेज परफॉर्मेंस से ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। दैट इज कॉल्ड एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। ऐसी दूसरी है रैंडम वॉक थ्योरी, वो भी मिलते जुलता है कि मान लो कोई कंपनी का शेयर ऐसा था, वो पहले ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर वापस ऊपर गया, फिर नीचे ऐसा चला गया, तो आपके ये तो एम शेप हो रहा है, या जिसको हम कहते हैं दो चोटियां बन रही है, डबल पीक, तो इसका मतलब इसके बाद वो शेयर गिरेगा ही गिरेगा। पर कई बार ऐसा होता है फिर इधर से चल के वापस हो जाए, जैसे आप याद करो एनवीडिया में क्या हुआ था, कंटिन्यूसली 4 महीने गिरा था, फिर सीधा $4 ट्रिलियन हो गया मार्केट कैप उसका। तो रैंडम वॉक थ्योरी ये कहती है कि शेयर प्राइस में अनप्रेडिक्टेबिलिटी, इसलिए पिछले साल कैसा ग्राफ दिखता था उसको देख के आप फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, यू कैन नॉट बीट द मार्केट। ये बात यूपीएससी के लिए भी सही है, पिछले साल ऐसे प्रश्न पूछे तो इस साल ऐसा ही आएगा, और इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, ऐसा जो भी करते हैं वो सब खून के आंसू होते हैं। यू कैन नॉट बीट यूपीएससी, मतलब प्रेडिक्ट नहीं कर सकते आप पेपर। मिलते जुलते एक दो लाइन के टाइप के सब कंसेप्ट समझ रहे हैं हम लोग। मलेशिया के अंदर बिल्डर ने फैमिली से पैसा लेकर पैसा तो मैं बिल्डिंग बनाऊंगा, अब मलेशिया में सारे मजदूर आते हैं चीन से, फिर कोरोना में लॉकडाउन हुआ, मलेशियन सरकार ने उसका वीजा कैंसिल कर दिया, तो ये मकान तो टाइम पे कंप्लीट हुए नहीं, स्वाभाविक है ये सब होम ओनर जाएंगे कोर्ट में कि देखो ये हमारा पैसा वापस करे, हमारा मकान कंप्लीट नहीं हुआ। तो आपको क्या लगता है मलेशियन कोर्ट ये सब बिल्डर को जेल में भेज देगी? जवाब नहीं, क्योंकि जो कोरोना हुआ ये तो किसी ने नहीं सोचा था। ये एक प्रकार से फ्रेंच भाषा में जिसे कहा जाता है फोर्स मेजर। फोर्स मेजर मतलब जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, नेचुरल डिजास्टर, वॉर, एपिडेमिक, साइबर अटैक। तो इसमें अगर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी अपना कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन कंप्लीट नहीं कर पाती तो कोर्ट उसको सजा नहीं देगा, उसको मोहलत देगा कि ठीक है 3 महीने बाद कुछ करो। तो दैट इज कॉल्ड फोर्स मेजर। तो कोरोना में स्वाभाविक है बहुत सारी कंपनियां बर्बाद हुई या वापस आई, तो उसके साथ जुड़ाइए कि उन्हें कोई सजा नहीं होगी। अब शेयर बाजार का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। देखिए 2019-20 तक तो जो चला था वही चला था। 2020 में शुरुआत में मतलब भारत में कोरोना टाइट कब से होता है? लगभग मार्च महीने से। तो मार्च अप्रैल मई जून आप देखो तो बाजार बहुत गिर गया, क्योंकि शुरुआत में सारे फॉरेन इन्वेस्टर और भारत के खुद के इन्वेस्टर ये सोचने लगे पूरी इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी, तो 1000 में जो शेयर खरीदा था 800 में भी बेच के निकलो, वरना ये तो 400 का हो जाएगा, तो बाजार गिर गया। फिर जो भी जुलाई अगस्त के बाद फॉरेन इन्वेस्टर वापस आने लगे कि देखो भारत की लॉकडाउन के दौरान आईटी कंपनीज, फार्मा कंपनीज, ये सब में बहुत तेजी आने वाली है, एंटरटेनमेंट और एक्सवाइजेड जो भी ओटीटी प्लेटफॉर्म है, तो तेज पैसा लगाओ, तो ये और बढ़ने लगा, काफी तेज गया। उस वक्त ऐसा था मित्रों कि आपको शेयर बाजार आता हो नहीं आता हो, आंख बंद करके भी कोई कंपनी पकड़ो तो आपको 20-30% फायदा हो जाए, ऐसा चल रहा था। लेकिन ऐसी तेजी हमेशा नहीं चलेगी, आप समझते हैं। तो फिर 2021-22 तक अमेरिका में फेड टेपरिंग क्या था, हमने 1 2 में पढ़ा था कि उनकी सरकार ने मतलब सेंट्रल बैंक ने लोन नहीं कर दिया, तो फॉरेन इन्वेस्टर इधर से उधर भागने लगे। साथ ही साथ यूक्रेन का युद्ध हो जाता है, तो अब विदेशों को और भारत की खुद के इन्वेस्टर बोले नहीं भाई अभी शेयर बाजार इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेगा। तो शेयर बाजार ऊपर कब जाता है? जब नया पैसा आता रहता है कि मैंने 100 में खरीदा था, मुझसे 200 में ले लो, आपसे कोई तीसरे 300 में ले ले, वो अब नहीं रहेगा। तो मार्केट थोड़ा गिरा भी और थोड़ा रेंज में रहने लगा, तो क्या रेंज बाउंड है। रेंज बाउंड मतलब एक हद से ऊपर जा नहीं रहा है, फिर वापस थोड़ा ऊपर जाता है। तब तक 2023 में अदानी की कंपनियों के खिलाफ हिंडनबर्ग नाम के एक अमेरिकन एनालिस्ट ने आरोप लगाया कि ये सब स्कैम कर रहा है, शॉर्ट सेलिंग हुआ। क्या है वो हम आज या कल के लेक्चर में देखेंगे। तो इस कारण से सब पैनिक हो गए, मार्केट गिर गया, फिर वापस रिकवर हुआ, फिर गिरा, फिर वापस ऊपर गया, चलते रहता है। अब उसके बाद 2024-25 का परफॉर्मेंस देखें तो क्योंकि 22-23 में ये रेंज बाउंड रहा था, तो अल्टीमेटली कभी तो उससे ऊपर जाएगा, नहीं तो गिरेगा, तो ऊपर गया। तो अब 24 और 25 में पाते हैं कि ठीक ठाक ऊपर गया, लेकिन 24 में शायद अक्टूबर नवंबर दिसंबर से वापस पनौती काल शुरू हुआ तो गिरने लगा। उसका कारण ये था कि तब सब डेटा आ गया लेट 2024, मतलब समझो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जो डेटा आएगा कैसा होगा कि गाड़ियों की सेल इतनी अच्छी नहीं हो रही है, दिवाली था तो भी नहीं इतना गाड़ियां बिका, बहुत सारी कंपनियों में क्या पहले जरूरत से ज्यादा उसका भाव ऊपर चला गया था, जबकि उसका अर्निंग पर शेयर या वो सब इतना बेस्ट नहीं था, तो ओवर वैल्यूड थे वो शेयर। तो अल्टीमेटली कोई लोग निकल जाएंगे कि भागो ये और गिरने वाला है। और इस प्रॉफिट बुकिंग, प्रॉफिट बुकिंग क्या है कि मैंने जोमेटो को 76 में खरीदा और अभी 120 का हो गया, तो मैं वेट नहीं करूंगा 140 तक, मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूंगा, तभी मार्केट गिरेगा क्योंकि मैंने पैसा निकाल लिया। इजराइल गाजा पट्टी का जो सब चला, येन कैरी ट्रेड, वो क्या है आगे हम समझेंगे। फिर इस समय तक हम पहुंचते हैं तो क्योंकि बाजार थोड़ा गिरने लगा तो लोगों ने सोचा देखो चीन के शेयर बाजार में जाते हैं, चीन की सरकार कोरोना के बाद उनकी रिकवरी के लिए अभी बहुत ज्यादा अच्छे कदम उठा रही है, तो वहाँ अच्छा प्रॉफिट है, तो भारत के शेयर बाजार से चीन के बाजार में पैसा मूव करने लगा, तो अपना गिरने लगा। कुछ लोग बिटकॉइन और गोल्ड की तरफ जाने लगे। बिटकॉइन में इसलिए जाने लगे क्योंकि ट्रंप प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गया और वो बिटकॉइन के प्रति पॉजिटिव है। फिर धीरे धीरे ट्रंप ने जो धमकियां देनी शुरू की जनवरी मार्च अप्रैल वगैरह में 2025 में कि मैं सब पे ज्यादा टैक्स लगाऊंगा, भारत का एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, इस कारण से भी मार्केट डाउन जाने लगा। अमेरिका में ट्रंप के आने से इकोनॉमी वापस खड़ी हो जाएगी, रिकवर हो जाएगी, ऐसा सोच के बहुत सारे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जिन्होंने भारत में पैसा लगाया था अपना पैसा निकाल के अमेरिका चलने लगे। उसी तरह अमेरिका में ट्रंप क्योंकि खुद बिजनेसमैन है तो वो रईसों को, बड़े लोगों को टैक्स में और छूट देगा, तो हम भारत से निकल जाते हैं और वहाँ पैसा लगाते हैं, ये सोच के भी बहुत सारे जो फॉरेनर से भाग गए। तो ये सबके चलते मार्केट गिरने लगा, अभी वापस थोड़ा ठीक ठाक चल रहा है। यार यहाँ तक हम अभी याद रखेंगे क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में यहाँ तक की बातें थी। उसके बाद क्या हुआ तो अपनी एग्जाम कल सुबह नहीं है, अपनी एग्जाम अगले साल है, तो फरवरी में वापस इकोनॉमिक सर्वे आएगा, तब इस सीरीज में 26 में देखेंगे। अब ये जो शेयर्स का परफॉर्मेंस है मैंने बताया आपको कि सेंसेक्स कैसा है, वो तो 30 कंपनियों का एवरेज है ना, तो एक एक कंपनी उससे ज्यादा स्पीड में भी ऊपर भी होगी नीचे भी होगी, हो सकता है। तो मान लीजिए सेंसेक्स ग्रो कर रहा है 10% की स्पीड से, और कोई कंपनी मान लो जोमेटो
उसके शेयर का भाव 20% की स्पीड से बढ़ रहा है, तो हम यहाँ पर इन दोनों को कोरिलेट करेंगे तो ये कहेंगे कि जोमेटो का बीटा इज ग्रेटर देन 1। मान लो 2x है, तो इसका मतलब कि शेयर बाजार जितना तेजी से भागता है ये उससे 2 गुना और तेजी से भागता है। तो फिर आपके भाई अब तो जिंदगी की सारी कमाई जोमेटो में लगा देनी है, क्योंकि शेयर बाजार से डबल स्पीड से भाग रहा है। भाई ये वन वे स्ट्रीट नहीं है, ये टू वे स्ट्रीट है। ये ऐसा बोलता है कि अगर सेंसेक्स 10% गिरेगा तो इस कंपनी का भाव 20% गिरेगा, ऊपर जाएगा तो भी डबल स्पीड से, नीचे गिरा तो भी डबल स्पीड से। तो ये हुआ बीटा ग्रेटर देन 1, मतलब दोनों की 1:1 नहीं, ये उससे ज्यादा स्पीड से भाग रहा है। दूसरी होती है ऐसी कंपनियां कि मान लीजिए सेंसेक्स 10% की स्पीड से भागा, बुल है, लेकिन ये कछुए की गति से 1% की स्पीड से ही भाग रहा है, तो कंपनी इज नॉट क्लाइंबिंग एज फास्ट एज द सेंसेक्स। फॉर एग्जांपल एक कंपनी आईटीसी, वो सिगरेट होटल सब धंधा करती है, उसका ऐसा रहता है कि वो बहुत हिलता नहीं है। लेकिन ये पॉजिटिव भी है कि समझो अगर शेयर बाजार गिरेगा 10% तो ये कंपनी गिरेगी सिर्फ 1%, तो इसमें जिसको रिस्क कम लेना है वो ऐसी कंपनी में पैसा डालेंगे। तीसरा, मान लीजिए शेयर बाजार 10% ऊपर चला गया सेंसेक्स के हिसाब से, तो मोनालिसा की पेंटिंग मान लो 400 करोड़ की है, तो उसका नया प्राइस क्या होगा? आपके कोई लेना देना ही नहीं है भाई, वो तो उसके पास है, वो जो भी उसका हॉबी स्टेज जो आर्ट कलेक्टर है उसकी मर्जी है, खरीदेगा बेचेगा क्या करेगा। सो दे आर अनरिलेटेड। तो यहाँ पर क्या होगा, मोनालिसा पेंटिंग का सेंसेक्स के साथ रिलेशन क्या है? बीटा इक्वल 0, कोई रिलेशन नहीं है। चौथा, जब भी शेयर बाजार ऊपर जाता है कि मान लो 20% की स्पीड है और आपने गोल्ड खरीद के रखा था और आपको दिख रहा है गोल्ड में मुझे एक साल में 15% की ऊपर जा रहा है, तो आप क्या करेंगे? गोल्ड बेच देंगे और अपना पैसा शेयर बाजार की तरफ शिफ्ट करेंगे। तो गोल्ड जो है उसका भाव बढ़ेगा नहीं, गोल्ड का भाव गिरने लगेगा क्योंकि आप भाग रहे हैं। सेम गोज फॉर बॉन्ड। तो जब भी शेयर बाजार ऊपर जाता है तो नॉर्मली, हमेशा नहीं, नॉर्मली गोल्ड और बॉन्ड मार्केट नीचे जाता है क्योंकि पैसा इधर से उधर शिफ्ट हो रहा है। हालांकि 2024-25 इसमें एक्सेप्शन है क्योंकि गोल्ड भी काफी क्लाइम हो गया और बीच में शेयर बाजार भी काफी क्लाइम हो रहा था। बट नॉर्मली दे आर इनवर्सली रिलेटेड या नेगेटिवली कोरिलेटेड। और ये रिवर्स भी सही है। मान लीजिए इजराइल गाजा युद्ध के चलते शेयर बाजार 10% गिर जाए तो पब्लिक जो भागी है वहां से वो क्या खरीदेगी? गोल्ड या बॉन्ड, जहां पर उनको सेफ्टी ज्यादा दिखती है, तो उस वक्त ये गोल्ड या बॉन्ड 10% ऊपर चले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या नेगेटिवली कोरिलेटेड, तो बीटा लेस देन 0, ऐसी बात है यूजुअली, मतलब नॉट ऑलवेज, दिस इज यूजुअली। अब ये सब मुझे पता था पर मैंने पढ़ा नहीं था क्योंकि यूपीएससी में इतना पूछने का रिवाज नहीं था, लेकिन 2023 या 24 में उन्होंने पूछा था, तो ठीक है, तो इसलिए पहले 150 पेज का था, अभी 70 पेज का है। खैर, अब ये जो बीटा हमने समझा वो क्या दिखा रहा है कि सेंसेक्स या शेयर बाजार का जो एवरेज उसके मुकाबले कंपनी या कोई भी एसेट क्लास ज्यादा तेज है या कम तेज है, ये एक बात हुई। अब दूसरा हमें प्रश्न ये होगा कि सारे लोग एक एक शेयर में इन्वेस्ट नहीं करते, बहुत सारे लोग अपना पैसा म्यूचुअल फंड वाले को दे देंगे और म्यूचुअल फंड का मैनेजर है वो अपने दिमाग से अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट करेगा। तो भाई आपके पास ये प्रश्न हो सकता है कि मान लीजिए एक है बिरला म्यूचुअल फंड और दूसरा है टाटा म्यूचुअल फंड, तो ये दोनों में से कौन बेहतर होगा मेरे लिए? तो आपको चेक करना होगा कि भाई शेयर बाजार के मुकाबले ये कितना अच्छा रिटर्न दे रहा है या कम रिटर्न दे रहा है। तो म्यूचुअल फंड को कंपेयर करने का इंडिकेटर अलग होता है अल्फा, उसकी वैल्यू का इंटरप्रिटेशन हम समझने नहीं बैठे, बस इतना काफी है कि अल्फा वैल्यू क्या है, उससे दो अलग अलग म्यूचुअल फंड कंपनियों के परफॉर्मेंस को हम कंपेयर करते हैं। तो समझिए म्यूचुअल फंड मतलब बात क्या है, इन्वेस्टर अपना पैसा म्यूचुअल फंड वाले को देता है, म्यूचुअल फंड मैनेजर अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट करता है। अब मुझे ये जानना है कि मान लो म्यूचुअल फंड एक है, शेयर बाजार जब 10% हुआ तो इसने 12% मेरे लिए प्रॉफिट बनाया, तो इसका अल्फा 2% है, तो हमें इसमें ऐसा दिखता है। सामने कोई हो वो कम दे रहा है तो फिर मैं सोचूंगा कि आदित्य बिरला नहीं, मैं टाटा म्यूचुअल फंड में लगाऊं, तो दैट इज अल्फा वैल्यू। पिछली मत करना कि बीटा और अल्फा कैसे सिमिलर है या अलग है, भाई दो अलग फोटो फ्रेम है, वो बाकी चीजों के लिए, ये अल्फा केवल म्यूचुअल फंड के आपसी परफॉर्मेंस को कंपेयर करने के लिए है। जो लोग शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं तो डिसाइड करें मुझे स्विगी का शेयर खरीदना है, जोमेटो का शेयर खरीदना है, तो उसके लिए दो जात के एनालिसिस होते हैं। कुछ लोग केवल कंपनियों के प्रॉफिट लॉन्च, नए प्रोडक्ट लॉन्च, लॉन्ग टर्म वो सोच के पैसा लगाएंगे, उसे हम कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। उसके मुकाबले कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कंपनी का प्रॉफिट लॉस या बैलेंस शीट नहीं देखेंगे, वो केवल उसकी प्राइस का ग्राफ देखेंगे। वो ग्राफ के पैटर्न होते हैं कि मान लो एक कंपनी का शेयर ऐसे गिरा, फिर वापस गया, फिर वापस गिरा, फिर वापस इतने तक पहुंचा, ये जो लाइन है इसके ऊपर हो जाएगा तो यहाँ तक चला जाएगा, तो ये डब्ल्यू शेप बन रहा है। फिर मैंने आपको बताया डबल पीक, एक बार गिरा, एक बार ऊपर गया, दूसरी बार फिर नीचे जा रहा है तो नीचे पहुंच जाएगा। ये सब क्या टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस कौन करेगा? डे टू डे जो शेयर्स को खरीदते बेचते हैं, जिसको हम कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले, वो काम नहीं करना चाहिए। और सिंपल रीजन, उससे दिमाग खराब होता है क्योंकि स्वाभाविक है रोज आपके हिसाब से तो तुक्के नहीं चलेंगे, फिर आपका ध्यान नहीं रहता जो आप बाकी कोई नौकरी धंधा पढ़ाई कर रहे हैं। तो डे ट्रेडिंग मेरे हिसाब से वो एकदम जो एक जमाना ऐसा था, मतलब बहुत पहले, जिसको कोई काम नहीं मिलता था वो लोग पुलिस में भर्ती होते थे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट, मे बी 50-60s में। ऐसा आजकल क्या जिसको कोई काम नहीं, वो सब ये डे ट्रेडर और ये सब ऑनलाइन बैटिंग गैम्बलिंग में लगे, उसमें जवानी बर्बाद मत करो। खैर, पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो ऐसा है, मान लीजिए आपको बॉलीवुड में एक्टर या एक्ट्रेस बनना है, तो आप किसी फोटोग्राफर के पास जाएंगे और अलग अलग ड्रेस में अलग अलग स्टाइल में अपने फोटो खिंचाएंगे, फिर ऐसा एल्बम लेके आप अलग अलग डायरेक्टर के पास घूमेंगे कि सर ये मेरा पोर्टफोलियो देख लीजिए। मतलब क्या है, एक एल्बम है, इसमें आपके अलग अलग स्टाइल के फोटोज हैं। तो उसी तरह जब मैं कहूँ मेरा फाइनेंशियल पोर्टफोलियो देखो, इसका मतलब मैं आपको एक फाइल एल्बम दिखा रहा हूँ कि देखो मेरे पास ये कंपनी के ऐसे ऐसे शेयर्स हैं। तो ईमेल भेजना है तो ईमेल अकाउंट है, शेयर का बाइंग सेलिंग करना डीमेट अकाउंट है, तो मैं अपने डीमेट अकाउंट का स्क्रीनशॉट आपको दिखाऊं, वो होगा मेरा फाइनेंशियल पोर्टफोलियो कि मेरे पास इतने शेयर्स हैं, इतने बॉन्ड्स हैं, ये राइट्स इनवाइट्स, ये सब वो क्या आगे हम समझते हैं। उसका जो कंपोजिशन होगा वो हम कहेंगे ये मेरा फाइनेंशियल पोर्टफोलियो है। अब अलग अलग व्यक्ति के पोर्टफोलियो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। कोई ऐसा होगा कि केवल उसने बॉन्ड्स में और एकदम आईटीसी जैसी कंपनियों में इन्वेस्ट किया होगी, उसका बीटा शेयर बाजार के मुकाबले काफी स्लो हो, तो हम कहेंगे कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो है। ये आदमी रूढ़िवादी है, इसको बहुत जोखिम लेना पसंद नहीं। ऑन द अदर हैंड कोई ऐसा होगा उसने स्विगी जोमेटो और एकदम अप डाउन ज्यादा चला हो ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट किया, तो उसका पोर्टफोलियो ग्रोथ या एग्रेसिव टाइप का है। कोई ऐसा भी हो सकता है कि बैलेंस रखा हो, कुछ रिस्की कंपनियां, कुछ सेफ कंपनियां, कुछ शेयर्स, कुछ बॉन्ड्स, तो हम कहेंगे वो बैलेंस पोर्टफोलियो है। तो पोर्टफोलियो कैन हैव डिफरेंट टाइप्स। अंग्रेजी में कहावत है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन अ सिंगल बास्केट, वरना बास्केट गिरेगा, सारे अंडे टूट जाएंगे। अब आप ये पोर्टफोलियो देखो लेफ्ट हैंड साइड पे कि मैंने केवल और केवल महिंद्रा टाटा मारुति के शेयर खरीद के रखे हो, तो ये क्या है, डाइवर्सिटी बहुत कम है। तो अगर ये ट्रम्प बहुत ज्यादा टैक्स लगा दे और भारत के अंदर भी आप जाते व्हीकल स्क्रैपिंग और एक्सवाइजेड ऐसा सब टाइप हो जाए कि नेगेटिव हो जाए काम, तो मैं तो बहुत भारी लॉस में हो जाऊंगा क्योंकि मैंने सारा पैसा केवल ऑटोमोबाइल सेक्टर में लगाया। उसके मुकाबले अगर मैं ऐसा पोर्टफोलियो बनाऊं कि एसबीआई है, एयरटेल है, मारुति है, ओएनजीसी, अलग अलग सेक्टर की कंपनियां, तो सारी कंपनियां एक साथ भी डाउन हो सकती है, जैसे कोई युद्ध हो गया वगैरह, वरना क्या होगा, एक कंपनी डाउन होगी दूसरा सेक्टर ठीक चल रहा है। जैसे हमने आगे देखा फार्मा डाउन होगा तो पैसा वो सब एंटरटेनमेंट सिनेमा कंपनी में गया, सिनेमा डाउन होगा फार्मा में जाएगा। तो मैंने डाइवर्सिटी बढ़ा दी तो मेरा रिस्क कम हो गया। तो सिंपल कंसेप्ट है, लो डाइवर्सिटी मींस ह्यूज लॉस, हाई डाइवर्सिटी मींस लो रिस्क। अब ये यहां तक रखते हैं, और भी चीजें लेकिन ब्रेक के बाद समझते हैं। तब तक आप ये क्वेश्चन ट्राई करें, अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स।
3 more minutes. Thirty more seconds. हाँ तो मित्र आपको क्या लगता है वोटिंग लाइन टाइम स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। सायरा, अभिषेक, सयान, ऋतिक, मुक्ता, खुशबू, फलक, हरभजन, मोहम्मद, ईशा, कनिष्क, लक्ष्य, मेघा, जयंत, उत्पल, तौसीफ, कुंवर, मानसी, अभिषेक, शुभेंद्र, दर्शन, अग्रवाल, राम, सत्यम, मानवी, रमन, क्रिश, राधिका, प्रशांत, वैशाली, सचिन, ममता, यश, रौनक, ब्रिज, आलोक, आकांक्षा, रीचा, आदित्य, दृष्टि, अभिजीत, ये सब लोग फिर अमल, सोहन, बिशन, विशाल, नेहा, विकास, शुभम, प्रशांत, साक्षी, अंजलि, अश्विन, करेक्ट आंसर्स। हाँ तो देखिए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मतलब वो आरबीआई कॉर्पोरेशन मतलब कोई कंपनी को रिलायंस वगैरह को बेचता है, कोई बात हजम नहीं हो रही है। जीरो कूपन बॉन्ड बैंक वाले इशू करते हैं, ये भी बात कोई हजम नहीं हो रही। तो 2 and 4 इज रॉन्ग, तो जो बचा जवाब है 1 and 3 इज करेक्ट। अब ये ऐसी चीजें, ये सारे जो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है, मैं पिछले 10-12 साल से हर साल पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इन्होंने कभी नहीं पूछा, लेकिन एक बार पूछा तो ये ऐसी चीजें समझो, आपको 4 फैक्ट्स पता हो तो एक सवाल सॉल्व होता है। आजकल ये तकलीफ बढ़ गई है, 2 फैक्ट 3 फैक्ट 4 फैक्ट, कुछ बार 4 फैक्ट पता हो तो नहीं, अब हम 3 स्टेटमेंट वाला असर्शन रीजनिंग पूछेंगे, करके परेशान किया जा रहा है। तो नाउ ऑफ कोर्स हर एक चीज में आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, देयर इज नो एक्सक्यूज। मतलब आपने जब तय किया कि भाई मुझे अब यही परीक्षा देनी है तो देनी है, तो भागना नहीं इन चीजों से। यू हैव टू पिक योर पॉइजन, मरना तो है जहर, आपको खुद चुनना है। या तो इकोनॉमी में ही रट लो, नहीं तो फिर साइंस टेक्नोलॉजी और हिस्ट्री में ही रट लो, सब सन्निधाता समाहर्ता पुंपुहार और ज्ञान का क्या था। तो 10 से हमने देखा, अभी सेवी और डीपनिंग ऑफ द कैपिटल मार्केट क्या ये समझते हैं। देखिए कैपिटल मार्केट एक वृक्ष, इट इज अ ट्री। अब पहले क्या होता था कि 50 60 70 80 90 इसके रूट्स बहुत शैलो थे। ये रिच पीपल अपर मिडिल क्लास वो अपने 1-2 लाख रुपए जमा करते थे इसमें। हम क्या चाहते हैं, नहीं इसका रूट जो है बहुत नीचे जाना चाहिए, ये गरीब आदमी के 100 रुपए भी इसने चूस लेने चाहिए। तो जब ऐसा होगा हम कहेंगे डीपनिंग ऑफ द कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार के वृक्ष की जड़ों को और गहरा करना होगा। क्यों गहरा करना होगा? क्योंकि समझो यहाँ से सारा कैपिटल आएगा, तभी तो कंपनी अपनी नई फैक्ट्रियां बनाएगी, नए प्रोडक्ट लॉन्च करेगी, लोगों को काम मिलेगा। दूसरा, जितने ज्यादा पार्टिसिपेंट्स होंगे तो उतनी ज्यादा मार्केट में लिक्विडिटी रहेगी, क्योंकि आप अपना शेयर बेचना चाहते हैं, सामने कोई मिलना भी तो चाहिए खरीदने वाला, तो ज्यादा पार्टिसिपेंट होना चाहिए ताकि एसेट की लिक्विडिटी बनी रहे, खासकर सेकेंडरी मार्केट में। तीसरा, बैंकों को भी बासेल रिकैपिटलाइजेशन के लिए पैसा चाहिए, डिपॉजिट से नहीं चलता, शेयर बॉन्ड का पैसा चाहिए, पिलर 1 B 2 में देखा था, उसके लिए भी गहरा होना जरूरी है। चौथा, ये नाइका पेटीएम से लेकर जो भी स्टार्टअप कंपनी है उनको भी अपने एक्सपेंशन के लिए पैसा चाहिए, तो वी रिक्वायर कैपिटल मार्केट एंड वी रिक्वायर टू गेट मोर डीपर। अब इसमें तकलीफ है कि कोई एक नया पार्टिसिपेंट आया जिसको सारी कंपनियों की पूरे शेयर बाजार की समझ नहीं, तो उसे क्या पता, अच्छा रिलायंस होता है, अदानी होता है, टाटा होता है, इन्फोसिस होता है। तो जब वो आएगा, मान लो किसी ने ये सोचा कि मुझे नए जूते खरीदने, मेरे पास 5000 के जूते मुझे खरीदने, तो वो तो प्यूमा नाइकी एडिडास उसके अंदर क्या रेंज में चला उसी को देखेगा, वो बाटा लखानी कोई नीचे वाली कंपनी में जाएगा नहीं। सेम फॉर शेयर मार्केट, जो नया आदमी आ रहा है वो क्या सोचेगा कि हमें कोई अच्छी वाली कंपनी के शेयर चाहिए। अब मान लीजिए रिलायंस में सिचुएशन ऐसी हो गई हो कि टोटल शेयर में से अंबानी के पास 90% हो और बाकी जनता के पास, मान लो मृणाल के पास 10% है, तो मृणाल बेचेगा नहीं। अब बाकी नया है वो क्या, मुझे आलतू फालतू कंपनी, मुझे रिलायंस का शेयर चाहिए, तो उसे रिलायंस का शेयर मिल नहीं रहा है, तो वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो कैपिटल मार्केट डीप नहीं होगा। तो सेबी क्या करे, मृणाल मतलब आम निवेशक को तो बोलने सकते नहीं तुम उसको बेच दो, उसका कल्याण तुम करो, इंडियन आइडल योजना करते हैं, नो, वो बोल सकती है इन प्रमोटर्स को, कंपनी के मालिकों को, कि तुम्हारी जो भी कंपनी है इसमें कम से कम 25% शेयर्स पब्लिक के पास होने चाहिए। तो मतलब अंबानी ने क्या करना होगा, अपने कुछ शेयर्स इस तरफ ट्रांसफर करे तो उसका 75 हो जाए और इस तरफ 25 हो जाए, तो जो भी यहाँ 15 एक्स्ट्रा शेयर आए वो ये नया आदमी खरीद ले, सपोज वो या तो खुद से बेचता है या कुछ नया एक्स्ट्रा शेयर जनरेट करे, परसेंटेज कॉम्पोजिशन चेंज करे, तो इसे कहा जाता है मिनिमम 25% पब्लिक होल्डिंग रूल। सेबी चाहती है कि हर एक कंपनी कम से कम 25% उसके शेयर्स आम जनता को मिले। लेकिन इसमें होता क्या है कि कोरोना आ गया, तो सेबी ने इसको डेडलाइन को पोस्टपोन किया। सरकारी कंपनियों में ये डेडलाइन अलग प्रकार की है, तो कभी कभी ये मुद्दा चलता है फिर वापस ठंडा हो जाता है। तो वो कहना क्या चाहते हैं मैंने आपको एक लाइन में बता दिया। भारत के अंदर शेयर बाजार तो फिर भी काफी डेवलप हो चुका है, गरीब लोग भी समझते हैं और उसमें पैसा लगाते हैं, लेकिन जो बॉन्ड मार्केट है ये अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है, उसकी रूट्स इतनी जड़ें गहरी नहीं हुई है। ऐसा इकोनॉमिक सर्वे ने बोला कि बॉन्ड मार्केट इज नॉट फुली डेवलप्ड। उसका क्या कारण है? देखिए इंश्योरेंस कंपनी आप समझते हैं, आपने उसको प्रीमियम का पैसा दिया, एलआईसी क्या करेगा, कुछ शेयर खरीदेगा, कुछ बॉन्ड्स खरीदेगा, तो एलआईसी शेयर ज्यादा खरीदता है, बॉन्ड्स दूसरी सरकारी कंपनी के मिले ओएनजीसी वगैरह तो खरीदेगा वरना नहीं खरीदता। उस पर भी आईआरडीआई के नियम है, जो इंश्योरेंस रेगुलेटर है, कि जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो क्लाइंट का पैसा ऐसे बॉन्ड्स में नहीं डाल सकती जिसका रेटिंग AA से नीचे हो। अब इसमें तकलीफ क्या होगी कि भारत की जितनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मान लो टाटा वगैरह, उसके बॉन्ड आएगा, उसका रेटिंग क्या होगा, BAA या ऐसा कुछ, AA या AAA नहीं होगा, तो एलआईसी उसमें बॉन्ड का पैसा नहीं डालेगा, सिर्फ शेयर वाले में डालेगा। उसी प्रकार प्राइवेट सेक्टर के बॉन्ड में वो इन्वेस्ट नहीं कर सके, ऐसे कुछ रूल्स बना दिए, तो निजी कंपनियों में डालेगा नहीं।
इस कारण से बॉन्ड मार्केट डेवलप नहीं हुआ, उसमें बड़े शार्क मछलियां और व्हेल मछलियां नहीं आई। जब तक व्हेल और शार्क नहीं आएगी तो छोटी मछलियां कहां से आएंगी, क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी कब बनेगी, ज्यादा पार्टिसिपेंट होना चाहिए, उसमें भी बड़े पॉकेट वाले बड़े पार्टिसिपेंट आने चाहिए। तो बॉन्ड मार्केट भारत में डेवलप नहीं हुआ है, कम डेवलप हुआ है, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे ने बोला। अब सेबी ने सोचा क्या किया जाए, तो उसने एक पोर्टल लॉन्च करवाया है कि जो भी इन्वेस्टर है उसको सब इन्फॉर्मेशन चाहिए कि एयरटेल, विप्रो, वोडाफोन, टीसीएस किसका बॉन्ड कैसा चल रहा है, क्या परफॉर्मेंस है, क्या यील्ड है, तो सिंगल वन स्टॉप सॉल्यूशन उसको मिल जाए, ऐसा बॉन्ड सेंट्रल पोर्टल सेबी ने लॉन्च करवाया। सेबी ने बनाने बनाने वाले अलग अलग दूसरे पार्टिसिपेंट है, लॉन्च सेबी ने किया है। अभी यहां से ये वाला क्वेश्चन आई गिव यू 40 सेकंड पहले पढ़िए, फिर इसको सॉल्व करते हैं। टेन मोर सेकंड्स। हाँ, तो फिर आपको क्या लगता है ये सबके बारे में? वोटिंग टाइम स्टार्ट इन 3 2 1 स्टार्ट। सौरभ, तेजाराम, जगदीश, अंकित, तन्वी, शिवम, राजीव, गौरव, उत्पल, विद्या, तान्या, अफजल, कुंवर, कुश, आदित्य, अक्षय, आशीष, श्री, आस्था, कृष्णा, जिज्ञासा, निखिल, अर्चना, रेणु, मान, त्र्यंबक, स्टीफा, रत्नेश, पायल, राहुल, फिर सोहन, साक्षी, सलोनी, शांत, रोशन, ऋचा, अभिषेक, संतोष और क्विक, रोहित एंड करेक्ट आंसर्स। देखिए, एनबीएफसी वाले भी एलएफ में जा सकते हैं। एलएफ का मतलब क्या है, उसमें अगर रिपो हमने देखा था, प्राइमरी डीलर्स भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। पिलर 1 B1 याद करो, तो हाँ वो कर सकते हैं। आंसर इज 1 इज करेक्ट। कुछ लोग इस पे काफी वकील बन गए थे जब पेपर आया, फिर ऑफिशियल आंसर किन बोला नहीं वो कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, ऐसा कुछ लोग चला रहे थे, यस दे कैन डू। तो 1 इज करेक्ट। फॉरेन इन्वेस्टर भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी भारत की खरीद सकते हैं, 2 इज करेक्ट। तीसरा जो है स्टॉक एक्सचेंज वाले अलग से, मतलब ऐसा कि अमेजन वाला अमेजन प्राइम अलग चला सकता है और अपना नॉर्मल ई कॉमर्स अलग चला सकता है। हाँ, तो जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसका शेयर बेचने का अलग मार्केट है, बॉन्ड बेचने की दुकान वाला मार्केट उसी ने लॉन्च किया है, तो हाँ वो कर सकते हैं। तो ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। खास तो लोग ये क्या फर्स्ट स्टेटमेंट में उलझ जाते हैं, बाकी दो में तो फिर भी तुक्के लगा, पहले वाले में उलझ जाते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि ये ऐसी चीज है वर्ड बाय वर्ड कहीं पर नहीं, कोई किताब में नहीं है, ये आपकी थोड़ी लॉजिकल स्किल और थोड़ा रिस्क लेने की स्किल को चेक कर रहा है। खैर, भारत के अंदर में आपको शेयर बाजार ज्यादा डेवलप हुआ है, बॉन्ड बाजार कम डेवलप हुआ है। तो शेयर बाजार के अंदर 2020 में करीब 5 करोड़ इन्वेस्टर थे, जो बढ़ के हो गए 13 करोड़, तो काफी ग्रोथ आया है। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे ने कहा देखो ये सब ऐसी पब्लिक है जो कोरोना में आई है, इसने ज्यादा शेयर बाजार की उथल पुथल देखी नहीं, मतलब इनका एक्सपीरियंस आप देखो कितना है, 4 साल का एक्सपीरियंस है। तो जब भारी गिरावट आती है, जैसे 2024 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के आसपास जो गिरने लगा 8 लाख करोड़ स्वाहा, तो इन्होंने कभी देखा नहीं ऐसा। तो ये क्या करेंगे, भाग जाएंगे, वो सह नहीं पाएंगे। जबकि मैंने आपको बताया कि डिस्पोजिशन इफेक्ट होती है, अल्टीमेटली आप अच्छी कंपनी में लंबे टाइम तक रुकेंगे तो आपका फायदा होता है। लेट मी गो बैक टू द परफॉर्मेंस। आप देखिए जैसे अदानी हिंदरबर्ग को क्या है, आगे देखते हैं। उस वक्त मार्केट गिरा, अब गिरा भाई वापस ऊपर भी तो गया और इसके भी ऊपर गया है, या इवन यूक्रेन युद्ध के दौरान ये गिरा, हाथ भाई गिर के भी तो ऊपर ही गया है। लेकिन जिनके पास एक्सपीरियंस कम है वो क्या सोचते हैं कि अब सब बर्बाद है, ये पूरी जिंदगी कभी उठेगा नहीं। और उसके ऊपर रविश कुमार टाइप के लोग वो अलग उसकी नेगेटिविटी चलाएंगे। जबकि शेयर बाजार ऐसा है कि आप आदमी मर के ऊपर जाता है, शेयर बाजार भी ऊपर ही जाता है। इफ यू लुक एट द लॉन्ग टर्म व्यू, लॉन्ग टर्म व्यू को सेक्युलर व्यू भी कहा जाता है। सेक्युलर मतलब आप आपका नहीं 10-15 साल का ग्राफ देखो, देन इट ग्रोज अप। एनीवेज, तो इकोनॉमिक सर्वे खुद बोला कि भाई ये जो नए सब आए हैं बाबू टाइप के इन्वेस्टर, ये सह नहीं पाएंगे, इनको एक ही बार बर्बाद होना है और फिर ये कभी आएंगे नहीं। सो देयर इज अ रिस्क। ये आप ये कह रहे हैं कि बहुत डीप हो गया मार्केट, इतने सारे लोग आ गए, पर ये सब ऐसे हैं कि वो बरसाती मेढक टाइप के। सूर्य उगता है तो प्लांट ग्रो करता है क्योंकि फोटोसिंथेसिस है। अब मैं कहूँ प्लांट मर गया किसी कारण से, उसमें कोई पेस्ट कीटक लग गया, कोई बीमारी आ गई, पानी नहीं मिला, तो अगर प्लांट मर गया तो हम ये कहेंगे कि सूरज मर गया? सूरज मर जाएगा? नहीं, क्योंकि ये कैसा रिलेशन है, ये यूनिडायरेक्शनल है कि ए लीड्स टू बी, बी डज नॉट लीड टू ए। अब प्रश्न ये है कि अमेरिका का शेयर बाजार ऊपर नीचे होता है तो क्या भारत का शेयर बाजार भी ऊपर नीचे होता है? और रिवर्स क्वेश्चन भी कि क्या शेयर बाजार भारत का गिरता है तो अमेरिका का भी गिर जाता है? तो बात ऐसी है, अगर अमेरिका का शेयर बाजार गिरता है कि वहाँ एक शेयर जो $100 का था 80 का हो गया, तो भारत का बाजार भी लगभग डेफिनेटली गिर जाता है कि अपना मार्केट मान लो 50,000 पॉइंट पे था तो 40 पे आ जाएगा। पिछले 10 साल में 22 टाइम्स अमेरिका का शेयर बाजार गिरा, तो सामने 21 टाइम्स भारत का शेयर बाजार भी गिरा। आपका ये रिश्ता ऐसा क्यों है? क्योंकि आप समझो बहुत सारे ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जिन्होंने भारत की कंपनियों में अप टू 10%, 1, 2, 5, 10% तक शेयर खरीदे, ये सब लोग वो अपने मार्केट को चलाते हैं और उधर जैसा ही कुछ हो जाए तो ये सब काफी डरपोक लोग होते हैं, भाग जाते हैं कि मेरा इधर जो लॉस हुआ $20 का, उसको बचाने के लिए मैं क्या करूं, इधर से बेच के उधर चला जाता हूं, वगैरह वगैरह। तो रिमेंबर, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे ने ये सीक्वेंस सिखाया है, इसलिए याद रखना है कि अमेरिका का शेयर बाजार गिरता है तो भारत का लगभग डेफिनेटली गिरता ही है। अब रिवर्स क्वेश्चन कि मान लीजिए पहले इंडिया का मार्केट गिरे, कि जैसे ये अदानी हिंदनबर्ग की कंट्रोवर्सी हुई तो अमेरिका में तो बाद में उसका असर आएगा, पहले तो भारत के बाजार में आएगा, देखो अदानी का स्कैम चल रहा है। तो अगर इंडिया का मार्केट गिरता है तो क्या उसके कारण यूएसए का मार्केट गिरता है? जवाब है नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसे इंडियन इन्वेस्टर जिन्होंने यूएसए में इन्वेस्ट किया हो और फिर वो देखे देखो उधर लॉस चल रहा है तो इधर से बेच के पैसा वहां पर एडजस्ट करने जाते हैं, इतने भारतीय बहुत कम है। तो द नंबर ऑफ फॉरेनर्स, मैं से विजुलाइज करता हूं कि भारत के बाजार में गोरे ज्यादा है, यूएस के शेयर बाजार में भारतीय कम है, इसलिए जब भी वो बाजार गिरता है तो गोरे इधर से पैसा उधर हटाते हैं, लेकिन जब भारत का बाजार गिरता है तो उधर से हटा के पैसा इधर लाने वाले भारतीय कम है, इस कारण से ऐसी रिलेशन है। तो यानी कि यस, अवर मार्केट इज वेरी सेंसिटिव, वेरी डिपेंडेंट ऑन दी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, विदेशों पर निर्भर है, उनकी मूवमेंट से अपना मूवमेंट तय होता है। अब इकोनॉमिक सर्वे ने ये कहा कि देखो ये सब बातें बराबर थी कि एफपीआई वाले भाग जाते थे तो हमारा बाजार गिरता था, लेकिन आजकल पहले जितना नहीं गिरता। जैसे 2020 मार्च में जब कोरोना आया था तो एफपीआई वाले शुरू में भागे भारत से करके $8 बिलियन उन्होंने उठा लिए, तो अपना बाजार कितना गिरा 23%। लेकिन 2024 अक्टूबर में भी ये जो भी इजराइल और उसके आसपास जो घटनाएं हो रही थी, एफपीआई वाले भागे $11 बिलियन निकाल के, मतलब पहले से ज्यादा पैसा निकाल के वो भागे, फिर भी अपना मार्केट कितना गिरा, केवल 6%। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे जैसे वो बेच के भागते हैं तो भारत के जो इन्वेस्टर हैं, इंडिविजुअल इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड वाले, इंश्योरेंस पेंशन कंपनी वाले, वो उसको खरीदते रहते हैं, तो बहुत ज्यादा गिरता नहीं है, क्योंकि सामने कोई ना कोई है कि ओके तुम्हारा 100 का माल तुम 80 में बेचना चाहते हो, ठीक है मैं खरीद लेता हूँ। अगर समझो उसको मिलता नहीं तो 70-60 में जब बेचता तो ज्यादा बाजार गिरता, पर आजकल कोई इतना सामने लोग होते हैं कि हमको चाहिए। तो यस, नाउ इट इज
एफपीआई एग्जिट डज नॉट लीड टू दैट मच फॉल, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे कहता है। फिर इकोनॉमिक सर्वे थोड़ा भविष्यवाणी करता है कि देखो 2025 में अमेरिका का बाजार गिरने की, भारी रूप से गिरने की पॉसिबिलिटी है। इसका कारण ये कि उनकी कंपनियों के शेयर ओवर वैल्यूड है, मतलब टेस्ला या एप्पल जितना प्रॉफिट कमा रही है उसके मुकाबले उसके शेयर्स का भाव काफी ऊपर चल गया है, जो सब अलग रेशियो होते हैं अर्निंग पर शेयर वगैरह। लेकिन सामने अमेरिका की आम जनता की इनकम काफी बढ़ नहीं रही है, ऊपर से ट्रंप ने टैरिफ लगाया, तो समझ जब टेस्ला की चीन से बनी कार जब अमेरिका में आएगी तो अमेरिका के कस्टमर को मैगी पड़ेगी, वो खरीदेगा नहीं। तो अल्टीमेटली आने वाले वर्षों में कंपनीज विल नॉट डिलीवर इनफ प्रॉफिट। तो जो जितने ओवर प्राइस शेयर हैं इन्वेस्टर्स में से भागेगा तो बाजार भारी मात्रा में गिरेगा। तो हमारे लिए चिंता का विषय हो सकता है। करेक्ट क्यों? क्योंकि भाई अभी हमने समझा ना कि अगर यूएस का मार्केट गिरता है तो 21 आउट ऑफ 22 टाइम्स भारत का भी मार्केट गिरता है, और वो गिरता है तो ये जो नए नए 4 साल के एक्सपीरियंस वाले हैं बाबूशुना इन्वेस्टर, वो सबसे नहीं पाएंगे, वो हमेशा के लिए भाग जाएंगे। दीज आर द थिंग्स। इसके आगे पीछे इकोनॉमिक सर्वे काफी कहानी की थी। आगे अभी हम कुछ एक स्कैम्स देखेंगे। स्कैम्स पे पीएचडी नहीं करनी, 2-3 लाइन में तैयार करके आगे चले जाना है। देखिए ये हर्षद मेहता, केतन पारेख वगैरह क्या करते थे, कंपनी थी एसीसी सीमेंट, उसका भाव चला था 200 रुपये। अब ये जो हर्षद मेहता है उसने ये कालूपुर कोऑपरेटिव, माधुपुर कोऑपरेटिव, ऐसे सब अहमदाबाद की बैंकों से स्कैम करके पैसा लिया और उन पैसों से उसके पास मान लो 100 करोड़ आ गए। तो क्या करेगा, इसके शेयर सेकेंडरी मार्केट में खरीदना चालू करेगा, तो डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा, तो 200 का 300, 300 का 400 प्राइस बढ़ने लगा। तो मेरे आपके जैसे इन्वेस्टर है वो क्या सोचे, एसीसी सीमेंट में बहुत ग्रोथ है तो हम भी खरीदना शुरू करें, करते करते 9000 पे पहुंच गया। अब आप सोचो सीमेंट कंपनी का शेयर 9000, सनोफी जो अभी कंपनी है, फार्मा कंपनी जो विदेशी लेवल का उसका सारा काम है, उसका 4-5 हजार का भाव चल रहा है और ये सीमेंट कंपनी 9000 पे चली। तो ये इतना प्रॉफिट डिविडेंड कुछ डिलीवर करेगा नहीं, तो इसके बाद अल्टीमेटली ये कोलैप्स होना है। हर्षद मेहता क्या करता था कि उसने 200-300 में जो खरीदे थे इन सबको बेच दिए। तो मान लो मैंने 9000 में खरीदा, ये सोच के कि मेरे बाद कोई और बकरा आएगा जो 10,000 में खरीद लेगा, अपन ऐसा कोई बकरा नहीं आया, तो मैं अल्टीमेटली बर्बाद हुआ। ये सारी चीज को एक लाइन में बताना हो तो क्या कह सकते हैं, शेयर प्राइस रिगिंग, या जिसको ये भी बोल सकते हैं पंप एंड डंप। पंप को क्या करे, जैसे पानी भर भर के आप गुब्बारा भराते हैं, तो ये क्या करे, पैसा दे दे के मार्केट ऊपर चला रहा था, फिर उसने डंप किया, बाकी लोगों को फंसाया। अब इसे कैसे रोका जाए? आपके घर में फ्यूज क्यों लगा है, सर्किट ब्रेकर क्यों है, ताकि ज्यादा वोल्टेज आ जाए तो आपका टीवी फ्रिज सब खराब नहीं हो, वो फ्यूज जल जाएगा और आपको प्रोटेक्ट करेगा। तो उसी तरह मान लीजिए कोई कंपनी का शेयर एक दिन में अचानक 10% ऊपर नीचे जा रहा है, इसका मतलब कोई तो मैनिपुलेट कर रहा है, तो 1 घंटे तक सेबी उस शेयर का बाइंग सेलिंग रुकवा दे। उसी तरह मान लो 15% ऊपर नीचे हो जाए 2 घंटे तक रोक दो, 20% तो पूरा दिन रोक दो। तो ऐसा रिफॉर्म सेबी ने लिया जिसको कहते हैं सर्किट ब्रेकर। इसके भी एग्जैक्ट रूल परसेंटेज याद नहीं रखने, बस इतना कि अचानक शेयर में ऊपर नीचे हो जाए तो सेबी ये मानती है कि स्कैम चल रहा है, तो उस कंपनी के शेयर का ट्रेडिंग टेम्पररी रोक देते हैं, जिसको हम कहते हैं सर्किट ब्रेकर। बदला सिस्टम या कैरी फॉरवर्ड। हर्षद मेहता हिमेश रेशमिया को ये कहे, हिमेश भाई आपके पास इंफोसिस के शेयर है, मुझे आप दे दो, मैं आपको 1200 रुपये दूंगा। हिमेश रेशमिया कहे हाँ ठीक है। यहाँ तो ठीक है, ओके हाँ ये वापस आ गया। कोई नहीं, मैं 20 सेकंड वेट करता हूँ तब तक ये सिंक्रोनाइज हो जाए। जस्ट फॉर माय तसल्ली, कैन यू सी मी, कैन यू हियर मी, टू फॉल्स में आप वोट करें। अ, अमन, प्रशांत, खुशबू, ऋतिक एंड अदर आंसर, यस वी मूव फॉरवर्ड। ओके सो वी आर लर्निंग अबाउट द बदला सिस्टम। बदला मतलब रिवेंज नहीं, बदला मतलब एक्सचेंज, बदल के देना। हाँ तो गेम क्या चला था कि हर्षद मेहता ने हिमेश रेशमिया को कहा आप मुझे अपना इंफोसिस का शेयर दे तो मैं आपको 1200 दूंगा। हिमेश भाई ने बोला यस, लेकिन फिर हर्षद मेहता ने कहा कि देखो मेरे पास अभी नहीं है 1200, मैं आपको 72 डेज बाद 1200 दूंगा, लेकिन अभी के लिए मैं आपको 100 रुपये का एडवांस देता हूँ। तो ये डील अल्टीमेटली सेटल कब होगा, 72 डेज के बाद। अब हर्षद मेहता के पास इंफोसिस का एक शेयर आ गया जिसके लिए उसने सिर्फ 100 रुपये दिए हैं, जिसका प्राइस असल में होना चाहिए 1200। फिर वो जाए नसरुद्दीन के पास कि मेरे पास इंफोसिस का शेयर है और इंफोसिस कंपनी बहुत ग्रो करने वाली है, तो तुम इसको 1300 में लेना चाहते हो। नसरुद्दीन कहे हाँ मुझे चाहिए, लेकिन फिर वो क्या करने, अभी नहीं 72 डेज में डिलीवरी, तो वो इसकी टोपी उसके सर पे चलाते रहेगा, डिलीवरी बहुत डिलेड देगा। इससे तकलीफें क्या होगी, ये सब मान लो 1992 में चल रहा हो, तो उस जमाने में ऐसा डीमेट अकाउंट नहीं था, पेपर की डिलीवरी होती थी, तो हमेशा लटका के रखेगा, नहीं अभी तो शनिवार है ना, रविवार सोमवार को मिलते हैं, सोमवार को बना करके कहीं और चला जाए, तो घुमाते रहेगा। तो भले उसके पास ना तो पैसा हो ना तो शेयर हो, वो बदला सिस्टम या कैरी फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन के रूप में लोगों को ठगता था, ही वाज स्कैमिंग पीपल। तो पहले क्या था कि आपने ट्रेड तो किया, लेकिन कैश और शेयर्स की डिलीवरी 72 डेज बाद तक में होती थी, तो बीच में काफी स्कोप रहता था मिसमैनेजमेंट का। तो सेबी ने फिर रिफॉर्म लिया कि T+2 सिस्टम। T+2 सिस्टम क्या है, और उससे भी आगे T+1 की तरफ हम बढ़े, तो T+1 समझते हैं कि बीडी मास्टर ने ऑर्डर दिया कि मुझे शेयर खरीदना है 100 रुपये का, और जेठालाल ने कहा मैं बेचने को तैयार हूं, तो इन्होंने यस क्लिक किया, ऑनलाइन पोर्टल पे आजकल काम होता है। तो 1 जनवरी को अगर ट्रेड अग्री हुआ है, देन विद इन 1 वर्किंग डे बीडी मास्टर ने पैसा ट्रांसफर करना है और जेठालाल ने शेयर ट्रांसफर करने हैं, एक ही दिन में इसका सेटलमेंट हो जाएगा। 72 डेज तक इसकी टोपी उसके सर पे नहीं हो सकती। आप कहने पर तो जेठालाल ने डिलीवरी देगा भाग जाएगा, तो क्या भाई, तो वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, सेंट्रल काउंटर पार्टीज TCIL, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कि वो क्या करेगा, जेठा नहीं है तो वो कोई सोटी से खरीद के भी डिलीवरी तो दे देगा, वो पूरी इनोवेशन सिस्टम क्या उसमें हम दिमाग खर्च नहीं करेंगे। अब ये जो T+1 सेटलमेंट है उसको भी आजकल और बढ़ाने की कोशिश हो रही है कि T+1 डे नहीं, T+1 आवर, कि आज ही ट्रेड हुआ और 1 घंटे के भीतर आपको डिलीवरी और सामने पैसों का सेटलमेंट। उससे भी आगे जा रहे हैं T+0 आवर, कि तुरंत ही, मतलब जैसे क्लिक किया पैसा ट्रांसफर, शेयर ट्रांसफर, इंस्टेंट सेटलमेंट। अब समझिए सेबी ये सब चीजें प्रपोज करती है, तो कैसे रूल बनाएंगे कि पहले टॉप 100 कंपनी में लागू करेंगे, फिर नीचे लागू होंगे, फिर तब तक कुछ ट्रेडर लॉबी, खासकर फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो विरोध करते हैं, क्योंकि समझो उनके लिए टाइम जोन डिफरेंस रहता है। तो जब हम 1 वर्किंग डे बोलते हैं तो शनि रवि और सोम में उसको गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ जब सुबह होता है उधर रात होती है। तो फिर सेबी कहे हाँ ठीक है इसको 3 महीने बाद करेंगे। तो असल में ये अलग अलग टाइम पे न्यूज आती रहती है जब सेबी इसके स्कोप को एक्सपांड करता है कि अब टॉप 100 नहीं, टॉप 200 कंपनियों पे लागू होगा एंड सो ऑन। मेरे ये जो लीगल ट्रेडिंग हो रहा है, बायर सेलर है और बीच में एक काउंटर पार्टी है, तो यहाँ पर आपको असली शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में मिलते हैं, हाँ इन्वेस्टर का प्रोटेक्शन है, हाँ, लेकिन सामने आपको अलग अलग टैक्स भी भरने पड़ेंगे, क्योंकि सारी चीज लीगल तरीके से हो रही है, तो इनकम टैक्स विभाग को सब पता रहता है।
तो फिर इलीगल डब्बा ट्रेडिंग क्या है? वो ऐसा कि हम शेयर बाजार को देखें मॉनिटर या स्क्रीन पे टीवी लगा के, लेकिन हम रियल डीमैट अकाउंट, मतलब ईमेल भेजना है तो ईमेल अकाउंट खोला, शेयर बाजार का खरीदना बेचना डीमैट अकाउंट खोलो, पैन कार्ड नंबर दो, वो सब हम ना करें और आपस में दो तीन जने मिलके टीवी स्क्रीन को देख के आपस में हम जुआ खेलना चालू करें। अच्छा ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, तू बोल कितना होगा, तू बोल कितना होगा, ये मेरे पत्ते, ये तेरे पत्ते, इस टाइप की बातें, उसे हम कहते हैं इलीगल डब्बा ट्रेडिंग। डब्बा क्या है कि ये जो उसका खिलाने वाला जुआरी है, वो एक डब्बा यानी लेजर अपने रजिस्टर में लिखेगा इनफॉर्मली, असल बाजार में वो ट्रेडिंग नहीं करेगा। तो यहाँ ना तो आपको शेयर की डिलीवरी मिल रही है, ना यहाँ इन्वेस्टर का कोई प्रोटेक्शन है, और ना यहाँ पर सरकार को कोई टैक्स मिलते हैं। सो दैट इज कॉल्ड इलीगल डब्बा ट्रेडिंग। ये लोग बकरों को कैसे फंसाते हैं कि पहले आपको जानबूझ के ये जीतने देंगे। कैसीनो कैसे काम करता है कि नए जुआरी को जीतने देता है ताकि वो और पैसा लगाए, फिर उसको उसकी जेब काटता है। तो सिमिलर थिंग्स दे डू। ऐसे टेलीग्राम ग्रुप पर बहुत सब इलीगल चलता है, उसमें कभी फंसना मत, ये सब इलीगल चीजें। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है? मान लो कोई फार्मा कंपनी का एग्जीक्यूटिव है और उसको पता है हमारी ये कैंसर या कोरोना की नई दवाई को सरकार ने परमिशन दिया है और सोमवार से इसका न्यूज़ में हेडलाइन आने वाला है, तो आज शुक्रवार को मैं इसके शेयर खरीद लेता हूँ 100 रुपये में, क्योंकि सोमवार को पॉजिटिव न्यूज़ आएगी तो ये 200 का हो जाएगा और मेरा प्रॉफिट। तो ये अनएथिकल है, क्योंकि ये इनसाइडर आदमी है, कंपनी का आदमी, इसको पता है, मुझे आपको पता नहीं है। तो इनसाइडर ट्रेडिंग इलीगल है और इसके खिलाफ सजा होती है। मान लीजिए एलआईसी कंपनी ने तय किया कि हम रिलायंस के 500 करोड़ के शेयर खरीदेंगे या अदानी के शेयर खरीदेंगे, तो यानी कि अचानक से मार्केट में अदानी के शेयर की डिमांड बढ़ी तो इसका प्राइस भी बढ़ेगा, 1000 की जगह 1500 हो जाएगा। तो स्वाभाविक है हाथी अगर पानी पीने आएगा तो तालाब में तो बहुत पानी में चेंज हो जाएगा क्वांटिटी में। अब इसको देख के एलआईसी का कोई एम्प्लॉई है, ये भी एक जात का इनसाइडर है, उसको पता चल गया कि हमारे एलआईसी से इतना बड़ा ऑर्डर जाने वाला है, तो वो भी पीछे पीछे छिप छिप के एडवांस में अपने अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट में अदानी के शेयर खरीद लेता है, क्योंकि उसको पता है एलआईसी ने इतना बड़ा ऑर्डर डाला है तो बातों पर ही जाना है। तो इसे कहा जाता है फ्रंट रनिंग। तो ये भी इंसाइडर ट्रेडिंग जैसा ही है, लेकिन ये म्यूचुअल फंड के साथ जुड़ा कंसेप्ट है। म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनी जिसके एम्प्लॉय जिनको इंसाइडर ट्रेडिंग की नॉलेज और वो अपने पर्सनल अकाउंट में पैरेलल ट्रेडिंग कॉपी करके एडवांस में करते रहे, फ्रंट रनिंग है, ये भी इलीगल चीज है। आल्गो ट्रेडिंग, कई बार ये अमेज़न पे, आजकल तो खैर ये तो नहीं होता, एक ज़माने में आप याद करिए रेडमी और ऐसे फ़ोन आते थे कि 5000 का 6000 का फ़ोन है, लेकिन लिमिटेड सेल होती थी। वो 10 बजे तब 10 बजे खरीदोगे तो ही मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। फिर आपको किसी और से 7000 रुपए देके खरीदना पड़े। ऐसे फ्लैश सेल होते थे। और अगर आपने जीवन में कभी भी उसमें ट्राई किया हो तो आपके हाथ में यूजुअली आएगा नहीं। क्यों? कुछ हैकर्स, नर्ड्स, गीक्स, उनके पास ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट होती है, तो वो पहले ही बुक कर देता है विदिन अ माइक्रोसेकंड। तो ये सब के एल्गोरिदम का कमाल है। तो एल्गोरिदम को आप ट्रेन कर सकते हैं कि आपकी जगह शेयर मार्केट में भी वो डील करे कि देखो ये कंपनी का शेयर 1% ऊपर जाए तो इसको खरीदो बेचो ये सब। तो इंसानी हाथ कीबोर्ड माउस से इतना तेजी से सोच और एग्जीक्यूट कर नहीं सकता जितना एल्गोरिदम कर सकता है। तो जो बड़े ट्रेडर हैं, केतन पारेख टाइप के, वो ऐसे एल्गोरिदम अपना के अच्छे-अच्छे डील्स जल्दी-जल्दी प्लेस कर देते हैं और इसकी मदद से वो अगर चाहे तो प्राइस को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। क्योंकि आप समझो सर्किट ब्रेकर कब लगेगा, मान लो शेयर प्राइस 10% ऊपर नीचे गया तो सेबी टेम्पररी रुकवा देगी, ट्रेडिंग सर्किट ब्रेकर है। तो ये ऐसा मैनिपुलेट करे कि सिर्फ 9.9% ही चेंज होने दे और उसके बाद तुरंत विपरीत दिशा में वो चालू कर दे ट्रेडिंग। तो स्मॉल इन्वेस्टर की सब नुकसान होनी है। तो ये जो एल्गो ट्रेडिंग है, एल्गोरिदम की मदद से कंप्यूटर खुद से अपने उसको पैरामीटर दिए उस हिसाब से ट्रेड करता है। तो अब याद रखिए एल्गो ट्रेडिंग इलीगल नहीं है, सेबी ने अलाउ किया है। सेबी ने सिर्फ उसमें रिस्ट्रिक्शन डाले हैं कि मान लो एक अकाउंट से 1 सेकंड में 100 से ज्यादा ऑर्डर प्लेस नहीं हो सकते, ऐसे कुछ वरना कर तो सकते हैं, बट देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस कि 1 सेकंड में कितना ट्रेडिंग हो सकता है, वो लोकेशन, ये सब एक-एक लाइन में याद रखना है और इसमें जाना नहीं है। मान लो केतन पारेख नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, समझो फ्लिपकार्ट है जहाँ पर सारे शेयर बिकते हैं, तो वो अपनी ऑफिस इसके 100 मीटर के दायरे में लगा दे और वहां पर भी सीधा उसका इथरनेट का केबल अपने कंप्यूटर में लगा दे। ऐसा एनएससी के ऑफिसर को रिश्वत देके उन लोगों ने किया। तो अब जितना भी डेटा हुआ है वहां पर वो तो 0.02 सेकंड में इसको मिलेगा और उसने आल्गो ट्रेडिंग लगा के रखा होगा, तो तुरंत जो भी कंपनी का शेयर राइट प्राइस पे आता है तुरंत खरीदेगा बेचेगा। आप मान लीजिए आसाम बैठे हैं तो स्वाभाविक है डेटा जाने में कुछ तो टाइम जाएगा कि 0.1 सेकंड, और फिर आप दिमाग से सोचेंगे तो आप इतना जल्दी एग्जीक्यूट कर ही नहीं सकते, तो आपका हमेशा कोई अच्छी डील हाथ में नहीं आएगी। तो इसे क्या कहा जाता है? वो लोकेशन कंट्रोवर्सी, कि जब कोई ब्रोकर या ट्रेडर अपना कंप्यूटर सिस्टम स्टॉक एक्सचेंज के एकदम करीब लगा दे और उसमें भी हाई स्पीड केबल उस एनएससी के ऑफिसर को रिश्वत देके सीधा लगा दे अपने पास, तो ये स्कैम होता है। असल में स्कैम हुआ है एनएससी में, उसकी एक सीईओ की चित्रा या कुछ, फिर उसको पकड़ा भी, फिर उसको छोड़ भी दिया। तो मतलब ये तो ऐसा ही है, एक हद से ज्यादा आप बड़ा कोई काम करें तो फिर कोई कुछ आपका उखाड़ नहीं सकता। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग या डे ट्रेडिंग क्या है? आपने आज ही शेयर खरीदा और आज ही उसको बेच दिया, कि सुबह 10 बजे खरीदा 100 रुपए का, शाम तक 102 रुपए हो गए, बेच देते हैं 2 रुपए का प्रॉफिट, ये सब इंट्राडे ट्रेडिंग है। ये दो कारणों से खराब है कि इंट्राडे करने वाले क्या ग्राफ का सब पैटर्न के हिसाब से चलेंगे, पर पैटर्न के तुक्के आपके कई बार गलत जाते हैं। दूसरा कि एक दिन में कोई कंपनी का शेयर बहुत ऊपर जाता नहीं, तो 100 का शेयर है 102 गया, आपके 2 रुपये प्रॉफिट, लेकिन 2 रुपये प्रॉफिट से तो घर नहीं चलेगा। अब आप ये सोचेंगे कि क्यों ना अगर मैं लाख रुपए का शेयर खरीदता और मान लीजिए कि वो 1 लाख 2000 हो जाता तो मुझे 2000 का प्रॉफिट था, और आपके पास लाख रुपए नहीं होंगे, तो फिर आप क्या करेंगे? ब्रोकर से आप लेंगे मार्जिन, कि भाई मेरे पास 1000 रुपए लेकिन मुझे 1 लाख का दाव खेलना है, तो ब्रोकर आपको कहे ले तो मैं आपको देता हूँ पैसा, पर फिर आप हार गए तो वो ज्यादा ब्याज के साथ पैसा मांगेगा मार्जिन ट्रेडिंग वगैरह में, देन यू आर एट बिगर लॉस। सो दैट इज इंट्राडे ट्रेडिंग। ये इलीगल नहीं है, पर सेबी और बाकी लोग इसको बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं करना चाहते। देखिए लॉस दो जात के हो सकते हैं। टाटा मोटर्स का भाव चला था 500 रुपए 2019 में, 20 में कोरोना तक गिर के हो गया 200। तो ये तो मेरा खुद का नुकसान है ना, मुझे मानना पड़ेगा कि मैं तुक्का मार रहा था कि ये 600 जाएगा 2020 में, तो मैंने खरीदा था, नहीं गया, तो ये मेरा स्पेकुलेटिव लॉस है। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ऑन द अदर हैंड, अगर ये बैटमैन की दूसरी या तीसरी जो भी आखिरी मूवी थी डार्क नाइट की, उसमें ऐसा है कि ये बेन नाम का गुंडा बैटमैन ब्रूस वेन की फिंगरप्रिंट्स चुरा लेता है और उसकी मदद से वो सारे ऑर्डर की इसका शेयर बेच दो और इसका गिरा दो सब, तो इसमें ब्रूस वेन की तो कोई गलती है नहीं। इसे हम क्या कहें? नॉन स्पेकुलेटिव लॉस। कुछ हैकिंग हो गया, किसी ने आपको पैसा आपका मिसमैनेज कर दिया, नॉन स्पेकुलेटिव लॉस। तो नॉन स्पेकुलेटिव लॉस में आपको कौन बचाएगा? खुद की आपकी गलती तो कोई नहीं बचेगा, नॉन स्पेकुलेटिव में आपकी गलती नहीं है, तो सेबी आपको बचाती है। सेबी ने ये जो भी बीएसई एनएससी मतलब अमेज़न फ्लिपकार्ट जहाँ शेयर बिकते हैं, उनको बोला देखो तुमने फंड बनाना है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, उसमें कुछ पैसा रखना है ताकि ऐसा सब जो हो तो इन्वेस्टर को नुकसान की भरपाई हो। शेयर मार्केट है, सब ऑनलाइन काम होता है, तो कुछ बार हैकर्स हैक भी कर देते हैं, कुछ बार साइक्लोन सुनामी युद्ध में कुछ हो जाए, तो इसका जो सर्वर है जिसे हम प्राइमरी साइट, तो उसका कंटिन्यूअस बैकअप होना चाहिए डिजास्टर रिकवरी साइट में, तो ताकि तुरंत ये बंद हुआ तो उधर से आपका ट्रेडिंग चलता रहे। तो इसे क्या कहेंगे? बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। तो सेबी इसके बारे में डायरेक्टिव्स देता है, एक लाइन में याद रखते हैं। कुछ बार ये होता है कि बीएसई एनएससी में आपने ऑर्डर दिया मेरा ये शेयर खरीदो बेचो, लेकिन वो भी हैंग हो जाए या कुछ इशू हो जाए कि आपका पैसा तो गया पर डिलीवरी नहीं आई, उसमें बीच में कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ या कुछ बहुत सारे टेक्निकल इशू हो सकते हैं। तो इसकी कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होनी चाहिए कि मान लीजिए अमेज़न से आप सामान करा दे, उसने बोला कि 7 दिन तक एक्सचेंज कर सकते हैं,
तो देयर शुड बी सम प्रोटेक्शन विंडो। तो उसके साथ जुड़ा कंसेप्ट है इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस। वो क्या है, वो एक लाइन में जो थोड़ा बहुत समझ आ गया उतना काफी है, उससे ज्यादा दिमाग नहीं खर्च करना। कि जब आप अपना सर्वर इशू के चलते ऑर्डर कैंसिल नहीं कर पा रहे, अंडू नहीं कर पा रहे, अच्छे से ठीक से जो ऑर्डर दिया था एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो पैसा रिफंड वापसी का पूरा मैकेनिज्म है। सेबी ने कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना चाहिए कि कहाँ पर क्या चल रहा है, कितने सर्वर चल रहे हैं, कितने डाउन है। तो ये सब के लिए उसका लामा नाम का आईटी मॉनिटरिंग सिस्टम है। तो ये बहुत ही अद्भुत चीज है। मतलब ये चैट जीपीटी या डीपसीक या ये सब कुछ अद्भुत नहीं है, यही बहुत अद्भुत है करके इस इकोनॉमिक्स सर पता है क्या प्यार आ गया, उसने शायद एक पैराग्राफ भर दिया था, क्या एक लाइन में याद रखना है जो मैंने आपको बताया। इसके बाद आएगा शॉर्ट सेलिंग और अदानी वाला स्कैम, पर उसके लिए फ्रेश माइंड चाहिए, तो हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद उसे सॉल्व करेंगे। तब तक आप ये सिंपल क्वेश्चन पर गौर करें, ब्रेक फॉर 5 मिनट्स, और वापस आओ तो नोट पेन लेके आना क्योंकि उसमें थोड़ी मैथ्स भी लगेगी। ये जो बीच में वेबकैम बंद हुआ था, असल में सर्वर में कुछ इशू है, क्योंकि आप जानते हैं मेरे लेक्चर में करीब 150 स्लाइड है, तो अभी डबल होकर 300 हो गई। इसका मतलब क्या, वो वहां से कुछ हुआ था, खैर इसलिए मुझे फोटो खींच के उनको भेजना पड़ेगा। 3 more minutes। थर्टी मोर सेकंड्स। तो मित्र आपको क्या लगता है ये सीबीएलओ कौन से जात का इंस्ट्रूमेंट है? वोटिंग लाइन टाइम स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। जया, अवनी, समृद्धि, खुशी, एस कुमार, अमित सिंह, अभिषेक, उमा, सयान, आस्था, उत्पल, सुमित, भार्गव, रोशनी, देवी, जयंत, केवट, अभिषेक, कुणाल, कस्तूब, अमित, राज प्रताप, कुंवर, सचिन, आमो, अंजलि, परिधि, तन्वी, सत्यम, अग्रवाद, सान्या, सोहन, साक्षी, शान, सलोनी, रोशन, ऋचा, संतोष, अर्थविक, राहुल, सचिन एंड करेक्ट आंसर्स। देखिए मेरे ख्याल से गुरुवार के लेक्चर में मैं देखा था, ये शॉर्ट टर्म वाला लोन इंस्ट्रूमेंट है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इसको चलाता है। तो ये तो शॉर्ट टर्म मतलब क्या, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, तो द आंसर इज सी। अब ये भी ऐसी चीज है कि पिछले 10-12 साल में जितने लेक्चर लिए उसमें हर एक में मैंने ये पढ़ा है, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक बार पूछा 2024 प्रीलिम में। तो इकोनॉमी इस टाइप से चलती है, इस कारण से हैंड आउट बल्कि रहता है। हाथ रुमाल में भी मैं पढ़ा सकता हूँ, पर फिर आपको फी रिफंड मांगनी पड़ेगी, क्योंकि हाथ रुमाल में अगर मैं पढ़ा दूंगा एक पेज में तो इससे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो वही है भैया, तो ये कर दो, या तो मध्यकालीन भारत की डिक्शनरी कर दो, वो सब संनिधाता समारता पुंपुआर का मतलब क्या है। अब हमें समझना है शॉर्ट सेलिंग, अदानी का जो स्कैम हुआ। देखिए जितने फाइनेंशियल स्कैम हुए तो असल में प्रीलिम में बहुत खींच के पूछा हो, तो खाली इंस्ट्रूमेंट पूछा है कि जैसे सहारा स्कैम में क्या था, ओएफसीडी, तो उसका हमने परसों के लेक्चर में देखा था कैसे कन्वर्टेबल बॉन्ड में नॉर्मल से कम ब्याज मिलता है, लेकिन इन्फ्लेशन के सामने प्रोटेक्शन मिलता है। दैट इज वन थिंग। यस बैंक 81 का है, इधर नहीं पूछा, बाकी परीक्षाओं में पूछा। नीरव मोदी तो स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम, उसका भी बाकी परीक्षाओं में पूछा। शायद इधर भी इनडायरेक्टली पूछा कि वो एनएफटी या डिजिटल करेंसी होगी, पैसे प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं होगी, पिलर 1 A1 याद करें, इनको जब लोन देना हो ईरान को। तो उसी तरह अदानी वाला जो स्कैम है उसमें हमें सिर्फ इंस्ट्रूमेंट समझना है, शॉर्ट सेलिंग। उसके बाद सरकार ने क्या रिफॉर्म लिया, वो मींस का मुद्दा, हालांकि मींस में ऐसा बहुत कम पूछते हैं, लेकिन फिर जो भी वो 28 अगस्त से जो मेरा मींस का क्लास शुरू होगा, यू डोंट हैव टू पे एनी एक्स्ट्रा फीस फॉर दैट, उसमें हम समझेंगे। तो अभी का मुद्दा है शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग के लिए नोट पेन लेके बैठना। मान लीजिए दो मोबाइल की दुकान है, कबीर और एक मोनाल, और ये गूगल या कोई फोन चल रहा है, गूगल पिक्सल 30,000 का। कबीर के पास एक यूनिट है, मोनाल के पास वो फोन का यूनिट ही नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, कस्टमर मेरी दुकान में आए तो मैं उसको ये बोल दूं कि बहन आप जाओ कबीर में, पर फिर मेरा रेपुटेशन चला जाए, इसके पास कुछ होता नहीं है। तो मैंने आप रुको, मैं 5 मिनट में अभी हैंडसेट लेके आता हूँ, और फिर मैं जाऊँ कबीर की दुकान में कि भाई तू अपना एक ये मोबाइल हैंडसेट मुझे दे दे जो 30,000 रुपये का है, मैं तुझे लौटाता हूँ। अब मेरे पास एक यूनिट आ गया और मैं इसे बहन को सेल कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए सुबह 10 बजे मेरा सेलिंग प्राइस क्या है, 30,000 रुपीज़। मेरे पास यूनिट नहीं था, मैं उधारी में बोरो करके कहीं से लाया और मैंने ये कस्टमर को बेचा है 30,000 रुपये में।
फिर दोपहर 2 बजे तक मैं कहीं और से ये गूगल पिक्सल हैंडसेट का इंतजाम कर दूं, मान लो सुंदर पचाई से। तो समझो वो तो मेन डिस्ट्रीब्यूटर है, तो वो दुकान वालों को सस्ते में देता होगा कि 30,000 का फोन है वो 29,500 में देता होगा। तो मैं उससे लेके आता हूँ फोन और मैं कबीर को लौटा देता हूँ कि भाई आपसे मैंने सुबह जो लिया था फोन, तो उसके बदले बॉक्स पे ये देखो मैं नया फोन आपको दे रहा हूँ। तो यानी कि मेरा कॉस्ट प्राइस क्या है दोपहर 2 बजे 29,500 रुपीज़। तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? तो समझो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच जो डिफरेंस है वो अपना प्रॉफिट होता है, तो 500 रुपये का मुझे प्रॉफिट हुआ। लेकिन ये नॉर्मल से अलग कैसे? नॉर्मल या पहले कहीं से लाते तो कॉस्ट प्राइस होता है, फिर उसको बेचते तो सेलिंग प्राइस होता है। इधर उल्टा है, पहले मैंने बेच दिया उधारी में यूनिट लाके, फिर कहीं से खरीद के सेटल किया अकाउंट, प्लस माइनस जीरो हो गया यूनिट्स। तो इसे कहा जाता है शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग आई गिव यू 30 सेकंड, इसको दिमाग में आप उतारे। ओके, अभी सेम गेम हम लोग शेयर बाजार में खेल सकते हैं कि मान लीजिए सुबह 10 बजे अदानी का भाव चल रहा हो 1800 रुपीज़ और मुझे कहीं से टिप मिली हो, या मैं खुद ही हिंडनबर्ग नाम का एक अमेरिकन एनालिस्ट हूँ, मैंने खुद सोच के रखा कि मैं 50 मीडिया हाउसेस को एक रिपोर्ट लीक करूंगा कि इसमें सब स्कैम चल रहा है और वो इतना आगे हंगामा करेंगे तो अपने आप इसका भाव गिर जाना है। तो मैं पहले से सोच के बैठा हूँ कि मैं इसे गिराऊंगा, और अगर गिरेगा तो फिर मैं प्रॉफिट कैसे करूंगा? शॉर्ट सेलिंग से। वैसा कि सुबह 10 बजे एडवांस में मैं बेच देता हूँ 1800 रुपये में, मेरे पास शेयर्स नहीं है, मैंने किसी से उधारी में लिया और बेच दिया। लेकिन मैंने अपना जो पूरा प्लान बनाया था, मतलब या तो इलीगली मैंने सब फेक न्यूज़ फैलाई थी, या लीगली भी कि आपके सब ग्राफ एनालिसिस से आपको लगता था कि भाव गिरने वाला है, जो भी। तो गिरते गिरते ये हो गया सपोज दोपहर 1 बजे तक में 1700 रुपीज़। तो तब मैं किसी से खरीद लेता हूँ 1700 में, और फिर मैंने जिसे उधारी में लिया था उसको लौटा देता हूँ, क्योंकि शेयर तो समझो वो तो सेम चीज हुई ना, एक यूनिट कौन से भाव पे आपने खरीदा, जब क्वांटिटी की बात करो एक यूनिट के सामने एक यूनिट आ गया, बात खत्म। तो मेरा प्रॉफिट क्या हुआ? मैंने खरीदा 17 पे, बेचा 18 पे, तो 100 रुपये का प्रॉफिट। तो ये जो चीज़ है इसे कहा जाता है शॉर्ट सेलिंग। तो शेयर शॉर्ट सेलिंग कब होता है? कि व्हेन इन्वेस्टर बोरोज अ शेयर, मैं उधारी में लेके बेचता हूँ 1800 में, एंड देन होप्स टू बाइट बैक एट लेसर प्राइस, कि मैं 1700 में किसी और से वापस खरीद लूंगा और फिर जिससे लिया था उसको लौटा दूंगा, तो बीच में मेरा 100 का प्रॉफिट हो गया। दैट इज कॉल्ड शॉर्ट सेलिंग। ये 20 सेकंड ये दिमाग में उतारिए। आप कहेंगे भाई तो फिर तो बहुत मजा आ गया, मार्केट ऊपर जाए तो भी प्रॉफिट है, नीचे गिरे तो भी प्रॉफिट है, तो फिर लॉस किसको है? भाई मार्केट ऊपर नीचे जाए पर आप उसको प्रेडिक्ट कर सके तो ही आपका प्रॉफिट है, प्रेडिक्ट ना कर सके तो आपका लॉस है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने 1800 में बेच दिया इस उम्मीद से कि गिरेगा, तो मान लो नहीं गिरा, ये 2000 का हो जाए, तो मैंने 2000 में किसी से खरीदना पड़ेगा और फिर उसे लौटाना पड़ेगा जिससे 1800 वाला, तो वहां पर मेरा लॉस चलेगा 200 रुपये का। तो शॉर्ट सेलिंग कब फायदेमंद होती है? जब बाजार गिर रहा है, जिसे हम कहते हैं बियरिश मार्केट। तो व्हेन मार्केट इज फॉलिंग देन शॉर्ट सेलर विल मेक प्रॉफिट, इफ मार्केट इज गोइंग अप देन शॉर्ट सेलर विल मेक अ लॉस। तो ध्यान रखना है एमसीक्यू में ऊपर नीचे क्या चल रहा है, नहीं तो फिर कुछ से मैथ्स और ग्राफ बिठा के वो करना है। अब ये जो अपना गेम है उसमें एक बहुत बड़ा रिस्क ये है कि हमें एक दिन के भीतर सेटलमेंट करना होता है कि आज के आज ये गिरना चाहिए। लेकिन कुछ बार क्या होता है कि अपना दाव मटेरियलाइज होने में टाइम लगता है। कि ये हिंडनबर्ग जो अमेरिकन एनालिस्ट है उसने 50 न्यूज़ चैनल को ये रिपोर्ट भेजा हो, तो आज के आज सब लोग कवर करेंगे, उसकी स्टोरी बनेगी, जरूरी नहीं है। आज मान लो बिहार चुनाव का चला तो आज रवीश कुमार स्टोरी ना चला है, कल परसों चला है, तो फिर मैं उसके एडवांस तुक्के मार के आज अभी से दाव लगा के बैठूं हिंडनबर्ग में हूं, तो नॉट पॉसिबल दैट आई विल विन। तो मैं क्या करूं कि मैं जो ये दाना डाल रहा हूं चिड़िया खाएगी उड़ेगी कब तक? तो मान लीजिए 1 तारीख को आपको सपना आता है कि कोई कंपनी का शेयर गिरने वाला है, पर आप पक्का नहीं बोल सकते कल गिरेगा 15 दिन बाद गिरेगा, बिकॉज इट इज गोइंग टू टेक टाइम फॉर व्हाटएवर द राइट न्यूज़ और फेक न्यूज़ टू सर्कुलेट। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते हैं? आप सीधा शेयर नहीं बेच सकते, आपको कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट इशू करने पड़ते हैं, यूज करने पड़ते हैं, जैसे फ्यूचर, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। ये कैसे काम करते हैं कल के लेक्चर में देखेंगे सोमवार। अभी के लिए बस मान लो एक दिन का आप शेयर बेच के कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा गिरने वाला है, लेकिन 15 दिन बाद वो ऐसा गेम खेलना है, तो फिर आपको ऐसी सब चीजें चाहिए, फ्यूचर, कॉल एंड पुट ऑप्शन। तो फिर आप क्या ज्यादा रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि आपने जो सट्टा मारा 15 दिन बाद उल्टा गया तो क्या करोगे, वगैरह वगैरह। फिर हिंडनबर्ग वाला कंट्रोवर्सी क्या है? हिंडनबर्ग एक अमेरिकन रिसर्चर था, उसने ये कहा कि इसकी कंपनी बहुत स्कैम है, इसने बहुत लोन लेके रखा है, मनी लॉन्ड्रिंग करता है, ब्लैक का पैसा व्हाइट करता है, ये खुद के अकाउंट्स उसने मॉरिशस से पैसा भेजता है और वहां से खुद की कंपनियों के शेयर खरीदता है और ऐसा करके खुद ही अपना भाव चढ़ा रहा है। ये सब 4-5 आरोप लगे। उसके बाद सेबी ने जांच की, फिर कोर्ट में कुछ रिपोर्ट गया, फिर आप जानते हुआ तो कुछ नहीं। तो दैट इज हिंडनबर्ग कंट्रोवर्सी। फिर मेरे ख्याल से हिंडनबर्ग ने आजकल खुद ही रिजाइन कर दिया कि अब मुझे टोनी स्टार्क जैसा, मतलब एवेंजर नहीं रहना, मैं छोड़ के जाता हूँ। जैसा लास्ट 2 मूवी थी उसमें आप जानते हैं, एक में वो छोड़ देता है सब, फिर लास्ट वाली में वापस आ जाता है। तो ये कितने दिन घर बैठता है बिना पैसे कमाए? दैट रिमेंस टू बी सीन। नाउ अदानी का भाव जो चला था करीब 3000 की रेंज में, ये हिंडनबर्ग का 2023 में था, देखो तुरंत गिर गया, और गिरा तो काफी उथल पुथल हुई, फिर चढ़ता था, फिर वापस नेगेटिव जाती, फिर गिरता, फिर कोई कहने से भी क्लीन चिट दिया वगैरह। तो ये बीच वाला फेज जो है उसमें वॉलेटिलिटी, अस्थिरता ज्यादा थी, फिर वापस नॉर्मलाइज हो गया, मान लो कि 1000-2000 के बीच। तो ये अस्थिरता को कैसे नापेंगे? किलोमीटर, मीटर, किलोग्राम, ग्राम नहीं, उसका इंडिकेटर क्या याद रखना है? VIX, विक्स कहा जाता है इसे। अब अदानी पर एक और नया केस चल रहा है। उसने अमेरिका के बाजार में अपने मान लो बॉन्ड इशू किए थे या शेयर इशू किए थे, एडीआर वगैरह मैकेनिज्म जो परसों के लेक्चर में हमने दी थी। उसने ये कहा कि आप मेरे को पैसा दो और उससे मैं भारत में सोलर प्रोजेक्ट करूंगा। अब तकलीफ ये है कि भारत में उसको इज्जत से ईमानदारी से भी करना हो तो भी रिश्वत तो देनी पड़ेगी सरकारी बाबू को, वरना वो प्रोजेक्ट पास नहीं करेंगे। तो ये हुआ। अब तकलीफ ये है कि अमेरिका के शेयर बाजार, बॉन्ड बाजार में कुछ रूल्स होते हैं, तो आपने वहां डिस्क्लोज करना पड़ता है कि मैंने इतना रिश्वत दिया है, या किसी विसल ब्लोअर ने लीक किया होगा, कुछ हुआ। तो अमेरिका की कोर्ट ने और उसका जो सेबी जैसी संस्था, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, उन्होंने अदानी को तलब किया है, समन किया है। अब समन किया तो उसका पुलिस अधिकारी आके तो इसको नोटिस या समझ दे नहीं सकता, तो क्या करे? तो एक हेग कन्वेंशन है, हेग सर्विस कन्वेंशन, वैसा कहता है कि इस टाइप का जब मैटर हो जाए तो अमेरिका की कोर्ट उसका जो भी समन्स है वो भारत सरकार को भेजेंगे और भारत सरकार फिर उसको लोकल कोर्ट को भेजेगी और लोकल कोर्ट फिर अदानी को देगा। तो 2025 में ऐसा हुआ कि अल्टीमेटली अमेरिका से वो समझ गया भारत सरकार को, भारत सरकार ने अहमदाबाद की सेशन कोर्ट्स को दिया और उस कोर्ट ने अदानी को दिया। आपके अहमदाबाद में क्यों? क्योंकि अदानी ने अपना एड्रेस सब ऐसा लिखा है, मैं मुंबई नहीं अहमदाबाद का। एक गर्व की बात है कि दुख की बात है, वो डिपेंड करता है आप पूरी केस को कैसे देखते हैं। टॉम पेन डंप मैंने आपको बताया क्या है कि वो जानबूझ के जो हर्षद मेहता करता था भाव ऊपर चढ़ाते रहे और फिर किसी और को बेच दे। अब ऐसे जो भी स्कैमस्टर हैं वो कोई ना कोई इन्फ्लुएंसर को हायर करते हैं, फिर कहते हैं हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, हम आपको टिप्स देंगे, और फिर वो बकरे बनाते हैं।
तो अरशद वारसी पर ऐसा आरोप लगा कि वो ऐसा इन्फ्लुएंसर का कोई उसने ऐड किया था जबकि वो पंप एंड डंप स्कीम थी, फिर उसको पकड़ा, फिर वापस छोड़ दिया। तो ये सब क्या इन्फ्लुएंसर, नॉर्मल इन्फ्लुएंसर नहीं है, इन्फ्लुएंसर है। अब ये सब जो आप पढ़ते हैं तो कुछ लोग ज्यादा भावुक हो जाते हैं, ज्ञान पिपासा बढ़ जाती है। मेरे को थीसिस लिखनी है तो थीसिस नहीं लिखनी है। सेकंडली, वेब सीरीज आई स्कैम 1992 अरशद मेहता पे, रिस्क है तो इसके मतलब इसको ऐसा ग्लोरीफाई किया एज इफ ये बहुत मतलब धर्मात्मा आदमी है, जबकि इसने स्कैम किया है। एंड ऑफ द डे इसने स्कैम किया है। अहमदाबाद में कालूपुर माधुपुरा ऐसी जो कोऑपरेटिव बैंक थे उसके लोगों के हजारों करोड़ की डिपॉजिट उसने गबन की है, वो शेयर बाजार में लगाई और फिर सब कुछ चुना लगाया। तो दोनों तरफ से लोग फंसे, जिन्होंने बैंक में डिपॉजिट किया पैसा वो भी बर्बाद हुए, जिन्होंने एसी सीमेंट वगैरह के शेयर 6000 में खरीदे वो भी बर्बाद हुए। तो हीरो कैसे हुआ? कल उठ के ओसामा बिन लादेन की वेब सीरीज बने तो क्या हम ये कहेंगे वो भी हीरो है? तो ये जो माइंडसेट है ये यूपीएससी मेंस और उसमें एथिक्स पेपर इंपैक्ट ऑफ सोशल मीडिया एंड वेब सीरीज ऑन यूथ, उस पर आप सोचिएगा। खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी। नॉर्मल शेयर्स बॉन्ड खरीदने के तो चलिए प्लेटफॉर्म है, आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदनी है जिसे आप भारत सरकार को लोन दे रहे तो कैसे देंगे? पहले ये था कि आप जाके म्यूचुअल फंड वाले को पैसा देते, म्यूचुअल फंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदता, तो वो तो विंडो है ही। लेकिन आरबीआई ने 2021 में ये कहा कि देखो सीधा आओ मेरा ई-कुबेर प्लेटफॉर्म है, उसमें रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट खोलो। गिल्ट में देखो गिल्ट नहीं है, GUILT, गिल्ट क्या होता है? अपराध भाव होना, वो नहीं। गिल्ट मतलब प्राइम क्वालिटी, सरकारी सिक्योरिटीज प्राइम क्वालिटी की मानी जाती है, रिस्क बहुत कम है, तो तुम इधर आके अकाउंट खोलो और सीधा मेरे से खरीद लो। तो नाउ बोथ मेथड्स अवेलेबल, या तो इनडायरेक्टली खरीदो म्यूचुअल फंड वगैरह से, या डायरेक्टली आप खरीदो आरबीआई में अकाउंट खोल के, तो रिटेल इन्वेस्टर दोनों कर सकता है। अभी जो आरबीआई का ई-कुबेर नाम का कोर बैंकिंग सॉल्यूशन सीबीएस प्लेटफॉर्म है, उसके नीचे बहुत सारे विंडो चलते हैं। एक तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, उसमें ये रेपो रेट एसडीआर ये सब चलता है। फिर उसका सीआरआर एसएलआर का सब खेल चलता है जो सभी बैंकों के करंट अकाउंट है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट का ट्रेडिंग होता है जो हमने पिलर 1 भी नहीं, पिलर 1 2 में देखा था मॉनिटरी पॉलिसी के साथ। फिर इसी के नीचे उसका सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम है जिससे नेफ्ट और आरटीजीएस चलता है। आपके ये तो बराबर है, पर तुमने बोला गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी बाय सेल करते हैं, वो कौन सा प्लेटफॉर्म? तो वो इसी सीबीएस के नीचे उसने विंडो बनाई एनडीएस, तो एनडीएस ओएम नाम की सिस्टम है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदी जाती है वो उधर ही है, पर उसका सब सिस्टम है वो। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी का ट्रेडिंग आपने प्राइमरी मार्केट में आरबीआई से खरीदा, उसके बाद आप दूसरों को रीसेल भी कर सकते हैं, सेकेंडरी मार्केट है। इन सबके साथ जुड़ा आरबीआई का सिस्टम है, उसे हम कहते हैं नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम, एनडीएस। वो ऐसा है कि पहले आप विचार करो 50 60 70s में कैसे खरीदी होती होगी टेलीफोनिक, कि बड़े जो खिलाड़ी हैं वो सीधा आरबीआई मैनेजर को फोन करेंगे मुंबई का उसका जो कि हमें इतना चाहिए, और फिर आपस में भी वो फोन पे बात करके सेटल कर लेते होंगे, तो टेलीफोनिक मेथड था। फिर ओवर द काउंटर ऐसा कि जेठालाल की दुकान में सीधा भी आ जाए और बाय सेल कर ले। उसी तरह सेकेंडरी मार्केट के नाम पे आप दूसरे ब्रोकर के पास जाए, वो कि मेरे पास पेपर में पड़ा है, डिजिटली तब था नहीं 60 70 में, और उसी तरह आरबीआई के ऑफिस में जाए और वहां पर भी पेपर में आप ओवर द काउंटर डील कर ले, जैसे दुकान से आप मोबाइल खरीदते हैं। अब वो सिस्टम चलेगा, अब क्या ऑनलाइन काम है, एनडीएस ओएम, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम, ऑर्डर मैचिंग सिस्टम। अब ये है लेकिन मैंने कभी पढ़ाया नहीं था क्योंकि यूपीएससी इतना बारीक पूछ नहीं रही थी। फिर इनको पता नहीं क्या कहां से मच्छर ने काट लिया कि नहीं अब तो ये पूछना है, तो बीच में पूछा, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूं। हाँ, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी का जो बाइंग सेलिंग होता है वो क्या है? एनडीएस ओएम नाम का प्लेटफॉर्म है, वो असल में आरबीआई के ई-कुबेर के नीचे, जहां पर ये ऑनलाइन सब बाइंग सेलिंग चलता है। ऐसा यूपीएससी ने आईएएस प्रीलिम में पूछा था। मान लीजिए टीसीएस कंपनी का सेकेंडरी मार्केट में शेयर बेचना है, जेठालाल बारे वो कह रहे हैं मैं एक शेयर का 600 देने को तैयार हूं। बीडे मास्टर कहता है नहीं मेरे पास शेयर तो है लेकिन मैं 800 से नीचे में नहीं बेचूंगा। तो जेठा जो कह रहा है वो है बीडिंग प्राइस, बीडे जो मांग रहा है वो है आस्किंग प्राइस, दोनों के बीच गैप कितना है? 200 रुपए का। इसे कहते हैं बीड आस्क स्प्रेड। अब क्योंकि स्प्रेड ज्यादा है तो डील होगी नहीं। डील कब होगी? या तो जेठालाल भाव ज्यादा ऑफर करे, नहीं तो बीडे मास्टर सस्ते में बेचने को तैयार हो जाए। तो बीड आस्क स्प्रेड जितना हाई होगा, आप समझो वो एसेट की लिक्विडिटी कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि डील नहीं होगा तब बेचोगे कैसे? गोल्ड में ऐसा आप जो भाव बोले सामने वाला उस पर खरीदने तैयार तुरंत बिक जाता है, तो दैट इज बीड आस्क स्प्रेड। नॉर्मली कौन सी कंपनी स्मॉल कैप, आप कल परसों के लेक्चर में देखा था, स्मॉल कैप जो कंपनियां होती है उसमें ये ज्यादा तकलीफ आती है कि जैसे वीआईपी सूटकेस है, जेठालाल मैं 2000 देने को तैयार हूं और बीडे मास्टर नहीं मैं तो 3000 से कम में नहीं बेचूंगा, तो फिर लिक्विडिटी कम हो जाती है क्योंकि वो बीड स्प्रेड इतना हाई है कि डील कोई नहीं पाएगा। खैर, अब ये जो वापस हम आते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी का बाइंग सेलिंग और सेकेंडरी मार्केट, बीडे जेठा एक दूसरे को खरीदना बेचना चाहते हैं। तो मैंने आपको बताया एनडीएस ओएम सिस्टम है, नेगोशिएटेड डीलिंग एंड ऑर्डर मैचिंग सिस्टम। फुल फॉर्म याद नहीं रखना, लेकिन यहाँ पर ओएम जो है ओम वो क्या है? ऑर्डर मैचिंग। तो ऑर्डर मैचिंग कैसे वो कर रहा है? लेट मी जूम इन। कि जो ऑर्डर है तो समझो सब लोग एक भाव नहीं बोलते। ये ऐसा है कि इसने बेचने को निकाला है कि मैं 184.45 रुपीज में बेचना चाहता हूं, ऐसे 23 लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया, तो कुल मिला के 27,000 क्वांटिटी ऑफ शेयर्स या इस केस में गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचने के लिए पड़ी है एक साइड, और सामने जो बीड मतलब खरीदने वाले उन्होंने ऐसे दाव लगाए कि 185.35 में हम 21 लोगों ने दाव लगाए, टोटल वो 9,900 खरीदना चाहते हैं। तो सिस्टम कैसा करेगा? उसका एल्गोरिदम होगा जो सबको मैच करेगा। कैसे मैच करेगा? वो हमारे काम का नहीं, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर मैचिंग सिस्टम। उससे ये आजकल सेटल होता है। बीड आस्क स्प्रेड दोनों के जो मिलेंगे तो करेगा, नहीं मिलेंगे तो डील नहीं होगा। तो इससे आगे इसमें बहुत दिमाग नहीं खर्च करना, इतना पूछा था इसलिए मैंने आपको बताया। अब इसके बाद का मुद्दा येन कैरी ट्रेड। येन कैरी ट्रेड बहुत आसान चीज है, पर उससे पहले हमें समझना पड़ेगा आर्बिट्राज क्या है। मान लीजिए गोल्ड का मुंबई में भाव 70,000 और दिल्ली में भाव 70,100 रुपी, तो मैं मुंबई से खरीदूंगा दिल्ली में बेचूंगा तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। इसे आप क्या कहते हैं? आर्बिट्राज। आर्बिट्राज मतलब वो ऐसा प्रॉफिट है जो दो मार्केट या दो प्लेसेस के बीच जब प्राइस डिफरेंस रहता है तो आपको आर्बिट्राज मिलता है। आपके तो फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से खरीद के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में बेचेंगे। भाई आर्बिट्राज आजकल ऑनलाइन मार्केट है, उसमें आर्बिट्राज बहुत कम रहता है कि आपने अमेज़न से खरीदा फ्लिपकार्ट में बेचूंगा तो आपस में मैच कर लेंगे ना कि भाई क्या चला इस मोबाइल का भाव। पर फिजिकल चीजों में हो सकता है आर्बिट्राज, यस, क्योंकि उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है। अब गोल्ड आर्बिट्राज आप समझ सकते हैं कि दुबई में आप गोल्ड लो 77,000 रुपये, मतलब जो भी ये तो मार्च के भाव है। भारत में जब उसको बेचा जाता है तो 87,000 हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, उसके ऊपर इस पे इंपोर्ट किया तो कस्टम ड्यूटी लगती है और बेचा तो जीएसटी लगता है। तो एक फिल्म एक्ट्रेस थी रन्या राव, उसने क्या सोचा कि दुबई से लाके भारत में बेचूंगी, लेकिन कायदे से लाए तो फिर तो कोई मार्जिन बचेगा नहीं क्योंकि टैक्स सारे भरने पड़ेंगे। तो मैं छुपा के मैं 14 किलोग्राम लेके आती हूँ। कायदे से आप 1 किलोग्राम तक ला सकते हैं कि मेरा पर्सनल ज्वेलरी है, वो से ज्यादा ला रही थी। तो क्यों ला रही थी? बिकॉज ऑफ गोल्ड आर्बिट्राज की दुबई और भारत के बीच प्राइस में काफी डिफरेंस है। फिर अब आते हैं हम येन कैरी ट्रेड क्या था। मान लीजिए भारत में रेपो रेट चल रहा हो 650 और कमर्शियल बैंक वाला थे मुझे उस पर प्रॉफिट कमाना है 8% पे, वो आपको लोन देगा। ये एक बात हुई। जापान में ऐसा है कि उनकी इकोनॉमी में मंदी थी तो उनकी सेंट्रल बैंक ने ये कहा कि हमारा रेपो रेट ऑलमोस्ट जीरो, तो 0% ब्याज पे उनकी मान लो ये शिंसेई बैंक या जो भी नोबिता जियान बैंक वो लोन लेके आएंगे। अब वो भी सोचे हमें 2% प्रॉफिट मार्जिन है तो बहुत है, तो सिर्फ 2% ब्याज पे आपको लोन मिल जाएगा जापान में। तो यानी भारत में लोन महंगे होंगे, जापान में लोन सस्ते होंगे। बस तो फिर मैं क्या करूं? जापान से लोन में पैसा लाऊं और भारत के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करूं, उधर मुझे 2% ब्याज ही देना है, इधर मुझे 15% प्रॉफिट हो रहा है, तो बीच में आर्बिट्राज हो गया ना 13 का। तो ऐसा जब किया जाए कि आप जापान की येन करेंसी में
बोरो करेंगे, सस्ते में लोन मिल गया आपको, फिर आपको रुपये में कन्वर्ट करेंगे और भारत के शेयर बाजार, बॉन्ड बाजार, कमोडिटी मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। तो इसके साथ जुड़ा कंसेप्ट है येन कैरी ट्रेड। येन कैरी ट्रेड आपके भाई तो बहुत मजा आ गया। देखो उधर तो 2% ब्याज पे बैंक ऑफ जापान से या उसके नीचे की बैंकों से हम लोन मिलाएंगे। भारत का शेयर बाजार 8% तो एक साल में बढ़ जाता है, तो मेरा 2% प्रॉफिट हो गया। जवाब है नहीं, असल में इतना प्रॉफिट नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे बीच में ट्रांजैक्शन चार्जेस होते हैं। जब आप करेंसी येन से रुपये में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें फॉरेक्स एजेंट कमीशन मांगेगा, फिर आपने इन्वेस्ट किया, फिर निकाला, फिर वापस उसको चुकाना है तो रुपये का येन कन्वर्ट करके फिर से कमीशन मांगेगा। करेंसी एक्सचेंज ट्रांजैक्शन पे जीएसटी लगता है। फिर आप जब भी शेयर बॉन्ड खरीदते हैं तब भी और बेचते हैं तब भी उसके साथ सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन रिलेटेड टैक्सेस लगते हैं, जो सेकंड पिलर बजट में देखेंगे। आपको ये धंधे में प्रॉफिट, आपने भारत में शेयर खरीदा 100 रुपये का, बेचा 200 का, प्रॉफिट हुआ 100, तो उस पर कैपिटल गेन्स टैक्स, पूंजीगत लाभ कर लगता है, वो दूसरा 15-20 कुछ चढ़ जाएगा। फिर ये जीरोधा, मोतीलाल ओसवाल, इन सब की मदद से आपने ये बाइंग सेलिंग किया, वो लोग अपना ब्रोकरेज लगाते हैं और करेंसी एक्सचेंज में खुद अप डाउन चलता है कि $1 कभी 70 कभी 85, तो ऐसा रुपये और येन का भी चलता होगा। तो ये सारी ट्रांजैक्शन और बाकी फैक्टर आप माइनस करो तो असल में समझो ये इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं होगा कि वहाँ 2% के ब्याज पे लोन लिया और इधर 8% शेयर बाजार ऑफर कर रहा है, 6%, ऐसा नहीं है। असल में मुश्किल से मे भी 3% होगा। तो आप फिर सोचो कि भाई तो एसबीआई का सेविंग अकाउंट खोलो, उसमें मुझे ज्यादा मिल रहा है, राइट? तो इट इज नॉट फॉर एवरीवन। अब यहाँ पर कौन ये सब खेल करता होगा? बड़े बड़े फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, $1 बिलियन, $2 बिलियन चुटकी में जो यहाँ घुमाते हैं। 1 लाख का 10%, 10,000 होगा, 1 लाख का 1% शायद 1,000 होगा, लेकिन 1 बिलियन का 1% कितना होगा? बहुत बड़ी रकम। तो उनको प्रॉफिट दिखता है, मेरे आपके जैसे लोग कुछ बना नहीं सकते। अब मान लीजिए ऐसा रियल प्रॉफिट पूरे येन कैरी ट्रेड में पहले था 3%, फिर गिर के हो गया 275। ऐसा क्यों? क्योंकि जापान की जो सेंट्रल बैंक ने अपना रेपो रखा था 0 उससे बढ़ा के कर दिया 0.25। उसके कारण उनकी जो भी जियान सुनियो कमर्शियल बैंक होगी उन्होंने अपना लोन इंटरेस्ट 2,000 से बढ़ा के 275 किया। तो स्वाभाविक अगर वो लोन महंगा होगा तो अपना आर्बिट्राज जो था वो बदल जाएगा। असल में समझने की जरूरत नहीं, सफिशिएंट लोन महंगा हुआ तो अपना आर्बिट्राज, अगर गोल्ड का प्राइस अपने हिसाब से नहीं चले तो हमारा आर्बिट्राज चले जाता है। तो भाई ये जितने थे ऐसे फॉरेनर्स, उन्होंने सोचा मजा नहीं आएगा कि येन करेंसी में लोन या रुपये में कन्वर्ट किया, फिर प्रॉफिट हुआ तो भागो इधर से। तो उन्होंने जो शेयर भारत का 2000 में खरीदा होगा 1500 में बेच के भागने लगे कि ज्यादा रुकेंगे तो और हमारा वहां लोन चुकाने में दिक्कत आ जाएगी, तो मार्केट गिरने लगा। तो येन कैरी ट्रेड और ऐसे फैक्टर भी शेयर मार्केट को नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं। बस एक लाइन में याद रखना है, एमसीक्यू में पूछे कुछ कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट, तो क्योंकि इकोनॉमिक्स से बात करता है ये सब फैक्टर से ऊपर नीचे हुआ था, सो यू शुड अंडरस्टैंड। तो हमने अब तक डेट इंस्ट्रूमेंट वो तो खत्म कर दिए, बॉन्ड वाले, इक्विटी के अंदर नॉर्मल चीजें समझी, अब थोड़े कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट समझते हैं कि म्यूचुअल फंड, हेज फंड, राइट्स, इनवाइट्स, ये सब क्या है। देखिए एक एक कंपनी के शेयर में आप पैसा डाले तो आपको बहुत सारी समझ होनी चाहिए, बैलेंस शीट कैसे पढ़ते हैं, ग्राफ कैसे पढ़ते हैं, सबके पास टाइम नहीं है, नॉलेज नहीं है। तो पब्लिक अपना पैसा म्यूचुअल फंड वाले को देगी और उसको बोलेगी तुम अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर लो। तो वो कंपनियों के शेयर में, बॉन्ड में, सरकार में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेगा, उसे आप क्या बोलते हैं? म्यूचुअल फंड है। अब अगर वो अपना पैसा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहा है कि कोई बड़ा कमर्शियल प्रॉपर्टी है, उसमें से सब दुकानों को रेंट पे चढ़ाया जाएगा और फिर उसमें से अपना कमीशन काट के आपको वापस करेगा, तो उसे हम कहते हैं राइट्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। उसी तरह कुछ ऐसे स्पेशल टाइप के म्यूचुअल फंड वाले होते हैं, आपसे पैसा लेते हैं और फिर हाईवे, पावर प्लांट, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करते हैं और वहां टोल नाके से जो पैसा आया या पावर प्लांट तो बिजली बेच के जो पैसा है उसमें अपना कमीशन काट के आपको वापस करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? इनवाइट्स। अभी जो नॉर्मल म्यूचुअल फंड है, मान लो 100 रुपए में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट? इनवाइट ऐसा है कि वो आपको सेबी बोलेगा नहीं 50,000 लाख रुपए वाले इन्वेस्ट कर सकते हैं, मिनिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट एक्जैक्टली क्या याद नहीं रखना, सफिशिएंट टू नो कि वो सब रिच पीपल के लिए, सेबी नहीं चाहता वहां आम जनता जाए। क्यों? क्योंकि उसमें रिस्क ज्यादा रहता है, ऊपर नीचे वो ज्यादा होता है। नॉर्मल म्यूचुअल फंड एक चीज है, उसके मुकाबले हेज फंड क्या होता है? हेज फंड काफी रिस्की गेम खेलता है, जैसे ये शॉर्ट सेलिंग, आर्बिट्राज जो हमने आगे समझा, येन कैरी ट्रेड वगैरह। तो अगर नॉर्मल म्यूचुअल फंड मान लो आपको 11% रिटर्न दे रहा है, हो सकता है ये 15 दे, लेकिन इसमें रिस्क क्या है? ये जब गिरेगा तो म्यूचुअल फंड के मुकाबले ज्यादा गिरेगा क्योंकि इसने बहुत रिस्क गेम खेला है। तो सेबी नहीं चाहती गरीब लोग इसमें आए। तो मान लो नॉर्मल म्यूचुअल फंड में आप 100 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, हेज फंड ऐसा है कि उसमें लिमिट होगी कि कम से कम 2 रुपए, 2 करोड़ रुपए वही लोग अकाउंट खोल सकते हैं। तो हेज फंड इज आल्सो म्यूचुअल फंड, बट इट इज अ म्यूचुअल फंड फॉर रिच पीपल, अमीरों के लिए है, जो ज्यादा रिटर्न भी देता है पर वो ज्यादा रिस्की गेम भी खेलता है। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम वो क्या है? बेसिकली आप इन्वेस्टर हैं, म्यूचुअल फंड वाले को पैसा दिया और वो सारा पैसा इक्विटी मतलब शेयर में इन्वेस्ट करता है और भारत सरकार इनकम टैक्स में आपको कुछ छूट देगी। एक्चुअली कैसे काम करता है, नॉट वेस्ट टाइम, बस इतना याद रखना, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, ईएलएसएस, म्यूचुअल फंड ये असल में। ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड तो कैसा है कि आप एक बार में उसको 1 लाख देंगे और वो 1 लाख इन्वेस्ट करेगा। फिर एसआईपी क्या होता है? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, क्या आपके मेरी सैलरी में से हर महीने 10,000 कट करना और म्यूचुअल फंड की तरह इन्वेस्ट करते रहना, तो होता है एसआईपी। यूलिप क्या होता है? यूलिप ऐसा कि आपने जो पैसा दिया लाख रुपए, तो उसमें से 20,000 इंश्योरेंस पॉलिसी जैसा इन्वेस्ट करेगा और बाकी 80,000 म्यूचुअल फंड जैसा इन्वेस्ट करेगा, तो दैट इज यूलिप, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। उसके बारे में पिलर 1D में देखेंगे, गुरुवार से शुरू होगा वो। ईएसजी म्यूचुअल फंड, ईएसजी आइएगा समझ लेना है, एनवायरमेंट सोशल गवर्नेंस, मतलब हम अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करेंगे जो पर्यावरण को नहीं खराब कर रही है, जहां पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा है वगैरह। शरिया म्यूचुअल फंड मतलब जो इस्लामिक नियमों के हिसाब से चल रही है कंपनी, जो ना अल्कोहल, ना पॉर्क, ना कुछ और ऐसा गलत काम कर रही है, उसी में हम इन्वेस्ट करेंगे, तो शरिया म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड 2 जात के होते हैं। नेटफ्लिक्स में कैसा है समझो, मैं अकाउंट खुलेगा, आप अकाउंट खुले, सबका अकाउंट खुलेगा, उसमें कोई सीट लिमिट नहीं है कि सिनेमा में सिर्फ 500 ही सीट है, तो नेटफ्लिक्स को ओपन एंडेड। तो कुछ म्यूचुअल फंड भी ऐसे कि कभी भी आप उठा के जाओ, आपका पैसा वो ले लेगा। सामने कुछ होते हैं क्लोज एंडेड, कि आपको बस में बैठना है तो मान लो 30 सीट है तो 31 आदमी नहीं बैठ सकता, तो कुछ ऐसी स्कीम होती है कि आज मान लो 31 तारीख लास्ट है, उसके बाद जो आएगा उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो ओपन एंडेड भी हो सकते हैं, क्लोज एंडेड भी हो सकते हैं। मान लो कोई ऐसा म्यूचुअल फंड है जो इक्विटी मतलब शेयर में, बॉन्ड यानी डेट में, और कुछ गोल्ड में, मतलब कैसे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आदि की मदद से, तो सब में इन्वेस्ट कर रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? हाइब्रिड, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है। मैंने आपको बताया म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस कंपेयर करने का इंडिकेटर है अल्फा, लेकिन नॉर्मल लोगों को वो सब समझ नहीं आएगा। उनको कैसा समझ आए कि एक स्पीडोमीटर दिखा दो, इस साइड लो है, इस साइड हाई है, और उसमें वो ऐसा इंडिकेटर दिखाए। तो ऐसा हर एक म्यूचुअल फंड वाले ने अपना रिस्कोमीटर बनाना होता है, क्योंकि सेबी ने बोला है। फिर वो न्यूज़पेपर में ऐड देगा, अब ऐड देगा तो जैसे आदित्य बिरला कैपिटल कहते को मेरा मॉडरेट रिस्कोमीटर है, मतलब मैं बहुत रिस्की कंपनियों में इन्वेस्ट नहीं करता। तो कुछ लोग हैं उनको सेफ खेलना पसंद है, वो इसको पैसा देंगे। सामने टाटा म्यूचुअल फंड नहीं, हम तो आईएलएफएस और ऐसी रिस्की कंपनियों में पैसा डालते हैं, हाई रिस्क है इसलिए हाई रिवॉर्ड भी हो सकता है, तो उसका रिस्कोमीटर ऐसा दिखेगा। तो भाई जिसको रिस्क लेना पसंद है उसमें जा सकता है। सॉवरेन वेल्थ फंड, ये भी म्यूचुअल फंड टाइप का हुआ, वो ऐसे कि जैसे कतर, उसकी सरकारी बैंकों के पास एक्स्ट्रा पैसा, कतर की सरकारी एलआईसी जैसी कंपनियों के पास एक्स्ट्रा पैसा, कतर की फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास एक्स्ट्रा पैसा, तो इन सब लोगों ने खोखे में भरा और खोखे का म्यूचुअल फंड मैनेजर बना दिया, कतर सॉवरेन वेल्थ फंड। और फिर इसको बोला तुम देश दुनिया में अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट करो, तो ये लोग सीधा भारत के अंदर रिलायंस रिफाइनरी में इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ समझो पैसा दिया वो क्या था? कतर देश, सॉवरेन, उसने वेल्थ अपना फंड बनाया और वहां से आ रहा है, तो सॉवरेन वेल्थ फंड भी हो सकता है। मिलता जुलता कंसेप्ट है नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, एनआईआईएफ, अभी नहीं पढ़ेंगे, पिलर 5 इंफ्रास्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, अभी हम लोग पिलर 1 में। तो म्यूचुअल फंड, हेज फंड, राइट्स, इनवाइट्स डन। इसके बाद
थोड़ा ये तो अभी पढ़ के खत्म करते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड पहले आसानी से समझ नहीं आए तो बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड समझते हैं। देखिए, मान लीजिए एक बिटकॉइन का भाव चला $40,000, तो हम खरीद नहीं सकते इतना बड़ी रकम। तो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, वो क्या है, एनबीएफसी कंपनी होगी अमेरिका की, उसने क्या किया कि एक बिटकॉइन खरीदा $40,000 में और अपनी तिजोरी में रखा, और उसके सामने $10 का एक ऐसे 4,000 नए यूनिट्स कागज के छापे, जिसको मैं कहूँ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। और फिर ऐसे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के यूनिट्स $10 के उसने अमेरिका की जनता को बेचे, क्योंकि अमेरिका की जनता के पास एक आदमी के पास $40,000 एक साथ नहीं होंगे, पर $10 सबके पास हो सकते हैं। तो लोगों ने खरीदे। आपके पास इसमें प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट तो हुआ ना भाई, क्योंकि इसका प्राइस लिंक होगा। जब $40,000 का भाव चला था तो आपको $10 में ये चीज मिली है, आगे चल के $50,000 भाव हो गया बिटकॉइन का, तो प्राइस लिंक है, तो बढ़ के इधर से इधर 25% बढ़ा, तो आपका जो कागज का टुकड़ा है वो हो जाएगा $12.5 का, 25% प्रॉफिट हो गया। भले आपके पास बिटकॉइन सीधा खरीदने का पैसा नहीं था, इनडायरेक्ट ओनरशिप आपने ली और आपको उतना ही प्रॉफिट मिल गया। तो दैट इज बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्यों कहा? क्योंकि यहाँ अगर जेठालाल ने खरीदा है, वो मास्टर को सेकेंडरी मार्केट में बेच सकता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। आपको भारत में तो अलाउ नहीं है, तो अमेरिका में ऐसी चीज होगी, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो इसलिए इसे कहेंगे बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, क्योंकि नॉर्मल शेयर बाजार में भी इसको बाद में बेच सकते हैं। तो आपने फ्रैंकलिन टेम्पल्टन से पहली बार खरीदा, वो प्राइमरी मार्केट था। फिर आपने किसी और को बेच दिया 10 का 12.5 में, वो सब सेकेंडरी मार्केट है, वो किसी और को बेचेगा। तो इस कारण से इसको हम कहते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, क्योंकि वहाँ के जो स्टॉक एक्सचेंज है, नास्डैक, एनवाईएससी वगैरह, वहाँ पर आप बेच सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इसके फायदे नुकसान में क्या है? देखिए, बिटकॉइन आप सीधा खरीदने जाए तो उसमें एनोनिमिटी मिलती है, टैक्स चोरी करना आसान रहता है। तो वो आपको टैक्स चोरी करने तो सीधा फायदा था। ये इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में तकलीफ क्या होगी कि आपको मतलब अमेरिका में डीमैट अकाउंट जैसा सिस्टम होगा, उसके साथ उनका अमेरिका का पान कार्ड लिंक होगा, तो उनकी अमेरिकन सरकार ट्रेस कर पाएगी, टैक्स मांग पाएगी, तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। ये सब फायदे हैं। दूसरा, जो आम इन्वेस्टर होता है, हमने आगे देखा, उसका डिस्पोजिशन इफेक्ट ज्यादा होता है कि तुरंत तुरंत बेच देना, तुरंत तुरंत खरीद लेना, ये चलता है। जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, जैसे फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, वो ठहर के बैठता है कि उसने $40,000 पे लिया, तो तुरंत गिरेगा तो बेचेगा नहीं, वो अपने पास संभाल के रखेगा, और उसके सामने उसने पेपर जारी किए हैं। तो ऐसी बड़ी वेल मछलियां, मतलब कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जब आते हैं, तो वो जो भी एसेट्स हैं, चाहे गोल्ड है, शेयर है, बिटकॉइन है, उसकी प्राइस में वॉलेटिलिटी, अस्थिरता कम हो जाती है, क्योंकि मक्खियों की तरह बिन बिनाएंगे नहीं, उन्होंने रखा तो ठहर के बैठेंगे वो। तो इट विल रिड्यूस द प्राइस वॉलेटिलिटी इन द बिटकॉइन, क्योंकि ऐसे लोग खरीद के रखेंगे और सामने नए इंस्ट्रूमेंट जारी करेंगे, तो ओरिजिनल बिटकॉइन अब लोग कम खरीदेंगे, तो ओरिजिनल बिटकॉइन के भाव ऊपर नीचे कम जाएंगे। इट हेल्प्स इन प्राइस डिस्कवरी। मेरे आपके जैसे लोग खरीदेंगे, हम सीधा बिटकॉइन खरीदेंगे तो तुक्के मार मार के खरीदेंगे, जबकि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इन्वेस्टर, उसने 40,000 में खरीदा, 50,000 में, तो उसने बहुत सारे फैक्टर्स देखने के बाद खरीदा होगा कि बिटकॉइन की यही औकात है, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इट हेल्प्स इन द ट्रू प्राइस डिस्कवरी ऑफ द एसेट। खैर, ये सब क्या इसके फीचर्स हैं। मैं इस स्लाइड को डिलीट करने वाला था, तो फिर तुमने रखा, कि इसका कारण ये कि पार्लियामेंट में शायद किसी एमपी ने सरकार को सवाल पूछा कि क्या तुम भारत में बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लाने वाले हो, ऐसा क्वेश्चन आवर में, प्रश्नकाल में पूछा, तो भारत सरकार ने कहा नहीं लाने वाले। तो इस कारण से क्या वापस करंट अफेयर्स में आ गया, तो एक्सप्लेन सीरीज में आ गया 2025 की, अभी जो ये पिछला मानसून सेशन है जो भी चला था उसकी बात है। सो वी हैव स्टडीड दिस। मेरी इच्छा हो जाए कि मुझे सीधा अमेरिका की टेस्ला कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो वो तो मैं कर नहीं सकता, सिवाय कि मैं वहां जाकर अकाउंट खोलूं। अब मैं ये करूं कि मैं टाटा म्यूचुअल फंड को पैसा दूं, टाटा म्यूचुअल फंड ऐसी एक अलग स्कीम चलाता हूं कि आपका पैसा वो अमेरिका में इन्वेस्ट करेगा, तो वो ऐसी गेम्स खेल सकते हैं। लेकिन अब ऐसा कर करके बहुत सारी भारत की पब्लिक अपना रुपया दे दे, टाटा म्यूचुअल फंड डॉलर में कन्वर्ट करके बाहर ले जाए, तो रूपी डॉलर एक्सचेंज रेट स्टेबल नहीं रहेगा, कभी 75 कभी 85 हो जाएगा। आरबीआई ने कोटा सिस्टम रखी है कि भारत के म्यूचुअल फंड $1 बिलियन से ज्यादा भारत का रूपी करेंसी का इक्विवेलेंट बाहर के ऐसे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में नहीं डाल सकते, नहीं तो हमारा रूपी डॉलर एक्सचेंज रेट गड़बड़ होगा। अब ये जो कोटा है, तो स्वाभाविक है सेबी ने अमल करवाना होगा, तो उसको लगे कि मान लो $800 मिलियन तक भर चुका है, अब 200 का गैप बाकी है, तो वो क्या कहेगी भारत की म्यूचुअल फंड अभी रुक जाओ, अभी मत करो आगे। तो इसमें प्लस माइनस चलते रहता है, इस कारण ये चर्चा में रहता है, तो वो बात क्या है मैंने आपको बता दी। अब मुद्दा आता है सरकारी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, वो बात क्या है। एलआईसी की 100% ओनरशिप भारत सरकार के पास थी, उसमें से 5% जनता को बेचा, 95 खुद के पास रखा, इसको हम कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश। सेकंड पिलर में सुकून से पढ़ेंगे अभी हम लोग, फर्स्ट पिलर में भारत सरकार के पास एयर इंडिया की 100% मालिकी थी, सारी बेचती, खुद के पास जीरो रखा, टाटा को सब बेच दिया, इसे क्या कहेंगे, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, या आम शब्दों में प्राइवेटाइजेशन की पूरा निजीकरण हो गया। अब सरकार क्या सोच रही है कि हम थोड़ा डिसइन्वेस्टमेंट, ओएनजीसी, कोल इंडिया, ये सब कंपनियों का करते हैं। आप कहते हैं ठीक है, आप बेचो, हम खरीद लेंगे, सरकार बेचेगी ऐसी फेमस कंपनियां, हम इन्वेस्ट करेंगे उसमें। लेकिन सरकार को फिर ऐसी भी कंपनियां बेचनी है, जैसे इंजीनियर इंडिया, कंटेनर कॉर्पोरेशन, पीएफसी, वो इतनी फेमस नहीं है आम जनता में, तो इसका डिसइन्वेस्टमेंट करने को जाएंगे तो कोई भाव देगा नहीं, कोई खरीदेगा नहीं। देन व्हाट इज द सोल्यूशन? देवगन की फिल्म आएगी तो चलो कुछ लोग आ जाएंगे, तो टाइगर श्रॉफ के मेरी अकेले की फिल्म तो कोई देखेगा नहीं, तो मैं क्या करूँगी, सिंघम 3, 4 या 5 जो भी आया था, उसमें हम सारे लोग साइड एक्टर बन जाते हैं, तो खोखे में सारे हीरो को भरो और फिर पूरा पैक करके भेजो कि ये क्या है, सिंघम 3 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। समझते हैं, भारत सरकार ने कहा कोई 10 कंपनियां, इसमें से 3 ही लोग खरीदेंगे, बाकी का क्या करें। तो ये सब कंपनियों के शेयर्स सरकार ने दे दिए गोल्डमैन सैक्स, वो एक फंड मैनेजर है, एनबीएफसी टाइप का है। तो सरकार ने करीब 3,000 करोड़ के ऐसे सरकारी कंपनियों के शेयर्स गोल्डमैन सैक्स को दे दिए, तो उसको खोखे में भर दो ये, और उसके सामने आप नए नए इंस्ट्रूमेंट जारी करो, जैसे बिटकॉइन को खोखे में भरा, सामने एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जारी किया, 40,000 का माल इधर रखा, सामने $10 का जारी किया, सेम गेम यहाँ खेलेंगे कि सामने गोल्डमैन सैक्स ने 10-10 रुपए के नए पेपर इंस्ट्रूमेंट जारी किए, जिसको हम कहते हैं न्यू फंड ऑफर। आपका दिल आ जाए, आप खरीद लो, आपके पास फायदा क्या है? फायदा ये कि आपको 10 रुपए का ये यूनिट मिला, ऊपर से ओएनजीसी डिविडेंड देगा, और जो भी 300 करोड़ है, तो उसमें से आपको 3 रुपए मिल सकते हैं। तो ये एक बात हुई। मान लो आपको मजा नहीं आ रहा है, या उन कंपनियों का भाव ऊपर गया ओएनजीसी वगैरह का, तो स्वाभाविक है इसका भी भाव ऊपर जाएगा, तो ये 10 की जगह 12 हो जाएगा, तो फिर आप किसी और इन्वेस्टर को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे रीसेल कर सकते हैं। तो इसलिए ये क्या है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। और सरकारी कंपनियों का इसलिए क्या कहते हैं, सीपीएससी, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। तो एक एक कंपनी को सीधा सरकार बेचने जाती तकलीफ होती, इसलिए उन्होंने ये फंड बनवा के इनडायरेक्टली आपको डिसइन्वेस्टमेंट किया है। अब शेयर्स का ऐसा किया तो बॉन्ड का भी हो सकता है, भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। वैसा कि चलो ओएनजीसी का बॉन्ड आया था, आप यहाँ फेमस कंपनियां खरीद लेते हैं, और बाकी छोटी छोटी सरकारी कंपनियों का बॉन्ड आएगा आप लेके नहीं, तो वहाँ पर भी ये करा कि जो भी 10-20 हजार करोड़ के सारे बॉन्ड्स एक खोखे में भर दिए, और फिर उसके सामने हजार रुपए के नए यूनिट्स निकाले गए, और उसको नाम दिया भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। आपके इसमें मेरा क्या प्रॉफिट? प्रॉफिट है ना, ऊपर से ओएनजीसी इंटरेस्ट देगी, बाकी भी सरकारी कंपनी इंटरेस्ट देगी, तो आपको इधर कुछ ना कुछ मिलेगा, और आपको नहीं मजा आ रहा है, आप किसी और को बेच सकते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड तो है। गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होगा, बिटकॉइन जैसा हो जाएगा। बिटकॉइन में क्या था, लेट मी गो बैक। बिटकॉइन में ये था कि उसने $40,000 का एक बिटकॉइन भरा तिजोरी में, और 10-10 रुपए के यूनिट निकाल दिया, उसकी जगह मैं ये करूँ कि इधर गोल्ड रख दूँ,
100 किलो, और फिर यहाँ पर 10-10 ग्राम की यूनिट निकाल दो और आप उसको खरीदो, तो फिर इसका भाव जब बढ़ेगा, इसके साथ लिंक है, तो आपका प्रॉफिट होगा, किसी और को बेच के निकल सकते हैं। सो दैट इज गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड आपके, तो आरबीआई ने भी तो निकाला था, ऐसा नहीं खिचड़ी मत करना। आरबीआई ने निकाला था सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। उसमें आरबीआई ने तिजोरी में कुछ नहीं रखा था, कुछ प्रॉमिस नहीं किया था। आरबीआई ये नहीं बोला था मेरी तिजोरी में इतना बोले तो मैं तुम्हारे सामने इतने बॉन्ड जारी कर, नो, वो तो सिर्फ प्राइस लिंक किया था। जब गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है, मान लो ये निकाला किसी निपॉन गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, तो मतलब निपॉन कंपनी के फंड मैनेजर ने असल में 100 किलो सोना रखा होगा तिजोरी में, तभी वो निकाल सकता है। तो दैट इज सेपरेट थिंग। नाउ हाँ, तो गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में क्या होता है, वो गोल्ड अपनी तिजोरी में रखता है और उसके प्रपोर्शन में 10-10 रुपए की यूनिट निकालता है, और ज्यादा भी भाव होगा ये तो बोलने की बात है। दैट इज गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। मान लीजिए आप पैसा देते हैं शेयर बाजार की, फॉर्मूला मान लो ऐसी हो, सेंसेक्स ऊपर नीचे जानता है, हमने फॉर्मूला क्या देखी कि 2a + 1a + 2b + 3c / 6, मतलब ऐसा कि एशियन पेंट का जो भाव चला है उसको 1 टाइम्स, भारत पेट्रोलियम का 2 टाइम्स और कोल इंडिया का 3 टाइम्स, और ये सारे भाव का 6 से डिवाइड करो, तो जो एवरेज है, वेट एवरेज, उसे हम कहें सेंसेक्स, मान लो ऐसी फॉर्मूला है। तो अगर आप एक पैसिव फंड को पैसा देते, पैसिव फंड मतलब ये म्यूचुअल फंड टाइप का ही है, वो क्या करेगा, पैसिव मतलब क्या, दिमाग नहीं लगाना, बस बैठे रहना। आपने उसको 100 रुपए दिए, वो बांट देगा, क्या चाहे उसमें 100 रुपए में से 1 टाइम्स में एशियन पेंट में लगाऊंगा, 2 टाइम्स भारत पेट्रोलियम में और 3 टाइम्स में कोल इंडिया में लगाऊंगा। तो ये मनी इन्वेस्ट कैसे करते हैं, कंपनी की बैलेंस शीट, ग्राफ, चार्ट कुछ नहीं देखते, केवल सेंसेक्स निफ्टी को उसमें फॉर्मूला में कंपनियों को जितना वेट असाइन किया है उस प्रोपोर्शन में पैसा वो 30 कंपनियों में, 50 कंपनियों में कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड पैसिव फंड। आपके तो पैसिव फंड में प्रॉफिट कैसे होगा, दिमाग तो लगा नहीं रहा है भाई। आप समझो कि आदमी हो या शेयर बाजार, अल्टीमेटली उसको ऊपर ही जाना है। तो शेयर बाजार भी लॉन्ग टर्म में मान लो 20% गेन करता है, तो इसने क्या किया है, सेंसेक्स के हिसाब से 30 कंपनियों में उसी प्रोपोर्शन में रखा है, तो ये भी 20% ऊपर जाएगा। इससे ज्यादा फास्ट जाने के लिए उसको दिमाग लगाना पड़ता है कि मैं जोमेटो ढूंढूं, स्विगी ढूंढूं, उसको करना नहीं। तो दैट इज पैसिव फंड। इंडेक्स एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होते हैं, मिलती जुलती बात है। वो ऐसा कि वो भी ऐसा पैसिव फंड ही है। वो ये करेगा कि सपोज सेंसेक्स ऐसा है, 1 टाइम्स एशियन पेंट्स, भारत पेट्रोलियम 2 टाइम्स, कोल इंडिया 3 टाइम्स, तो वो मार्केट में अपने 10 रुपए की यूनिट निकालेगा, ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड वाला, और आपसे 10 रुपए लिए, सब लोगों ने 10 रुपए दिए, और वो 10 रुपए कैसे इन्वेस्ट करेगा, एशियन पेंट में 1 रुपया, भारत पेट्रोलियम में 2, कोल इंडिया में वगैरह वगैरह। तो ये क्या कर रहा है, इंडेक्स एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, मतलब आपसे पैसे लिए 10 रुपए और सेंसेक्स की 30 कंपनियों में इसने इन्वेस्ट किया। आपके मेरा क्या फायदा भाई, जैसे जैसे सेंसेक्स ऊपर जाएगा तो ये भी तो 10 रुपए की जगह 12 रुपए का हो जाएगा आपका इंडेक्स एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, तो उस हिसाब से किसी और को रीसेल करोगे, आपको प्रॉफिट होगा। तो निफ्टी का ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड सेंसेक्स के साथ जुड़ा ऐसा हो। फिर कुछ और लोग क्या करेंगे कि बैंक निफ्टी, मतलब निफ्टी में मान लो 30 बैंकों के शेयर चले, तो उसमें से 10 कम प्राइस मॉनिटर कर रहे हैं, ऐसा इंडेक्स बने बैंक निफ्टी, तो फिर वो उसके एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बनाएंगे। तो कर सकते हैं, आपसे पैसा लिया, वो 10 कंपनी में प्रपोर्शन में इन्वेस्ट करेंगे, आपको 10 रुपए का यूनिट दिया, जब कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी आपका यूनिट ऊपर जाता है। अभी आप समझो कि ऐसे जो पैसिव म्यूचुअल फंड है, एक प्रकार से पैसिव म्यूचुअल फंड जैसे गेम तो चल रहा है, ये आपसे फी या कमीशन ज्यादा लेगा कि कम लेगा, कम लेगा, क्योंकि दिमाग नहीं लगा रहा है। दिमाग लगाने के लिए जो एनालिस्ट रखने पड़ते हैं वो उसने रखे ही नहीं है, तो इसलिए इसका ऑपरेशन कॉस्ट कम है, इसलिए आप पे फीस कम मांगेगा कंपेयर टू नॉर्मल म्यूचुअल फंड। कि नॉर्मल म्यूचुअल फंड मान लो आपसे 3% कमीशन मांगता है या 0.3%, क्योंकि इसने स्टाफ ही कम रखा है, इसको दिमाग लगाना ही नहीं है, जो पैसा है सीधा फॉर्मूला के हिसाब से डालना है। इतना मुझे पता तो था पर मैं पढ़ाता नहीं था, इसलिए नहीं कि कभी यूपीएससी पूछती नहीं, लेकिन बीच में इन्होंने ये भी पूछ लिया कि जो इंडेक्स एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है उसका कमीशन नॉर्मल के मुकाबले कम होता है। तो मेरी आदत आप जानते हैं, अगर उन्होंने पूछा तो फिर हम पढ़ेंगे, भले वो रिपीट हो कि नहीं हो, क्योंकि ऐसा 1000 बार हम करेंगे तो भाई एक तो सवाल निकल के आएगा ना। दैट इज द ओनली सिस्टमैटिक वे, दूसरा कोई तरीका नहीं। आप अपनी विनिंग प्रोबेबिलिटी कैसे बढ़ाएंगे या स्ट्राइक रेट कैसे बढ़ाएंगे। नाउ लास्ट टॉपिक है, 2 मिनट का काम है, फिर क्लास खत्म करते हैं आज के लिए। ये सब म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, ये सब क्या करें, आपसे पैसा ले रहे हैं, अलग जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इनके लिए शब्द प्रयोग होता है, सेबी जो क्लासिफाई करती है वो ऐसे अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, एआईएफ, और वो उसको 3 हिस्सों में बांटते हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। तो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी 1 में क्या आएगा, ऐसी चीजें जो समाज पे पॉजिटिव इंपैक्ट करती हो। मान लो एक वेंचर कैपिटल फंड वाला स्टार्टअप की मदद कर रहा है, हार्ट इमोजी के, तो नए लोगों को आगे बढ़ा रहा है, तो सेबी क्या करेगी, भाई तुम अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड हो, कैटेगरी 1 में मैं तुम्हें क्लासिफाई करती हूँ, तो तुम पे मेरे रूल्स आसान होंगे। रूल आसान होने का मतलब क्या, उसे वो रजिस्ट्रेशन की सारी सिक्योरिटी डिपॉजिट कम मांगेगा, उस वाले फंड मैनेजर से हर महीने रिपोर्ट नहीं मांगेगा कि 3-3 महीने पे देना। तो दैट इज वन थिंग। ऑन द अदर हैंड बहुत रिस्की गेम खेलने वालों को वो रखेगी कैटेगरी 3 में। फॉर एग्जांपल हेज फंड की जो ये आर्बिट्राज, शॉर्ट सेलिंग, येन कैरी ट्रेड ये सब करेगा, तो इकोनॉमी के लिए काफी रिस्क बढ़ा रहा है, तो उस पे ज्यादा उसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट होगी, उस पे कि तुम हर 15 दिन पे अपनी एक्टिविटीज का रिपोर्ट मुझे भेजो वगैरह। हाँ, तो कैटेगरी 1 में क्या क्या आएगा, जो इकोनॉमी के लिए सेफ और पॉजिटिव चीजें, वेंचर कैपिटल फंड, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, छोटे उद्योग में पैसा लगाने वाले फंड, सोशल वेंचर फंड, ये सब क्राई और एनजीओ टाइप का सब, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड आप समझते हैं, मतलब जैसे इनवाइट्स। ऑन द अदर हैंड कैटेगरी 3 में क्या आएगा, हेज फंड और बाकी लोग। तो कैटेगरी 2 में क्या आएगा, जो 1 में भी नहीं और 3 में भी नहीं, मतलब मीडियम लेवल का रिस्क है, तो रियल एस्टेट और बाकी ऐसी चीजें, उस पर बहुत दिमाग नहीं खर्च करना कि ये वाले को क्यों रखा, उसको क्यों नहीं रखा, वो उन्होंने क्लासिफिकेशन बनाया, हमें तो बेसिक आइडिया लेना था। ये अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड भी ऐसी चीज है, मैं 10-12 साल से 8 साल पढ़ा रहा हूँ, इन्होंने अभी पूछा कब 2025 में क्या पूछा, वो तो कल के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं, इसके बाद के इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, पार्टिसिपेट इन डेरिवेटिव, फ्यूचर ऑप्शन, ये अभी जेन स्ट्रीट का स्कैम हुआ, ओवर फाइनेंशियलाइजेशन, सेक्युरिटाइजेशन, ये सब खत्म होगा, फिर कंपनियों के टाइप्स, कंपनी लॉ, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। तो कल सोमवार को भी क्लास है, उसमें सब निपटाएंगे, बुधवार को टेस्ट होगी। तो इस हिसाब से आप पढ़ते रहे, सी टुमारो नाइट, कल भी लेक्चर है, अपना याद रहे, कल सोमवार को भी लेक्चर है, फिर बुधवार को टेस्ट होगी। सो आई एम द क्लास, सी टुमारो नाइट, लेट्स